शायद मैं भी पहली बार ही कैमरा के सामने बता रहा हूँ। आई वॉज गोइंग टू बी अ डॉक्टर इन 5 months। कभी किसी ने कहा हो कि भाई एक्सीडेंटल कमेंटेटर हो आपको भी? सनी गावस्कर भी थे, पहला सवाल यही पूछते थे, BAMS आप डॉक्टर बनने वाले हो, कमेंट्री में क्या करने आ रहे हो? वाकई सर ऐसा है कि जो हिंदी कमेंट्री होती है उसमें मतलब इन्फॉर्मेटिव चीजें कम होती हैं, इधर उधर की बातें ज्यादा होती हैं। हिंदी और इंग्लिश का ना लोगों को थोड़ा सा फर्क समझना पड़ेगा। BCCI दूरदर्शन को पैसे दिया करती थी कि भाई साहब मैच दिखा दो। स्क्रिप्टेड होती हैं चीजें, मतलब यहाँ थोड़ी आजादी होती है। तो आपको स्क्रिप्ट कौन देता है? कभी ऐसा हुआ कि यार ये क्या बोल दिया? भारत सेमीफाइनल जा रहा है, भारत सेमीफाइनल जा रहा है, हम वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। क्राउड का फैक्टर पिछले कुछ सालों में तो कतई नहीं है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि जब भी एटलीस्ट ओलंपिक्स आते हैं लोग टीवी से चिपक कर मैच देखते हैं। इंडिया में ओलंपिक देखने का मतलब तो हॉकी, जो स्पोर्ट टीवी पे जितना ज्यादा दिखेगा, जितना ज्यादा मार्केट किया जाए। T20 क्यों पॉपुलर हुआ? छोटा फॉर्मेट है। हॉकी तो ऑलरेडी 60 मिनट का गेम है। कड़वा सच है कि हॉकी खेलना नहीं चाहते लोग। हर देश में नंबर 1 और नंबर 2 खेल होता है, जहां आपको ज्यादा पैसा दिखेगा मन तो वहीं करे। स्टेमिना क्रिकेटर्स में बहुत है, स्टेमिना हॉकी प्लेयर्स में भी बहुत है। विराट कोहली ने कहा था कि जो एक हॉकी प्लेयर की जो उसकी जो एंड्योरेंस है, स्ट्रेंथ है, वो हमसे कई गुना ज्यादा है। मैं तो इनफैक्ट चाह रहा हूँ कभी बैठ के पंजाबी में उनसे इंटरव्यू करूँ, बिकॉज ही लव्स पंजाबी कमेंट्री। 20 साल हो गए थोड़े कोच ने भी जानना कि देश के बहुत बड़े बड़े ओलंपियन से, ओलंपिक विनर से, लेजेंड से दोस्ती है। ये ज्यादा लोगों को नहीं पता। पहली बार मैंने अगर किसी को सरपंच साहब कहा था वो थे शिखर धवन। लोग बुला रहे हैं सरपंच साहब, सरपंच साहब। एक बार हुआ, 2 बार, 4 बार। उसने फिर आई थिंक अर्शदीप से पूछा, यार ये लोग मुझे सरपंच क्यों कह रहे हैं? 2040 का IPL होगा, वैभव तब भी खेल रहा होगा, 2050 में भी शायद वो खेल रहे हो। क्रिकेट हो या हॉकी, मैदान पर जो कुछ होता है उसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन उस खेल की असली कहानी हमें अपनी आवाज़ और शब्दों के जरिए सुनाने वाला शख्स होता है एक कमेंटेटर। आज हमारे साथ एक ऐसी ही खास शख्सियत मौजूद है जिसने सालों तक क्रिकेट और हॉकी को करीब से देखा, समझा और अपनी आवाज़ के जरिए लाखों खेल प्रेमियों तक पहुंचाया। आज हम सिर्फ क्रिकेट और हॉकी की ही बात नहीं करेंगे, बल्कि कमेंट्री बॉक्स के पीछे की उन कहानियों की भी बात करेंगे जिन्हें शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। खेल के बदलते दौर से लेकर आज के क्रिकेट की चुनौतियों तक, हॉकी में भारत की वापसी से लेकर कमेंट्री के सबसे यादगार लम्हों तक, और कुछ ऐसे सवाल भी होंगे जिनके जवाब शायद आज आप पहली बार सुनेंगे, लेकिन किससे? द वन एंड ओनली सुनील तनेजा जी से। सर वेलकम टू कड़क, बहुत बहुत स्वागत है आपका कड़क पॉडकास्ट में। थैंक यू दिनेश। सर कैसा लग रहा है पहले आप यहाँ पे आगे, क्योंकि माहौल अभी आपका DPL का भी चल रहा है, वहाँ पे भी कमेंट्री चल रही है और आप सीधा कड़क पॉडकास्ट में आ गए एकदम से। भाई आपने इतने कड़क तरीके से इन्वाइट किया था, इतने अच्छे तरीके से इनवाइट किया था, तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे। तो सर सबसे पहले तो सफ़र की ही बात होगी, क्योंकि हमने जैसे बताया कि आपने बड़ा करीब से देखा है, समझा है, और मुझे लगता है कि शायद हम तो पैदा भी नहीं हुए होंगे जब से आप कर रहे हैं कवरेज सारी। जहाँ तक मुझे लगता है। अच्छा, आपके ईयर ऑफ बर्थ क्या है? मेरी सर 96 है, मिलेनियम में आता हूँ मतलब। नहीं भाई, आपके बर्थ से ठीक 10 साल बाद मैंने काम शुरू किया था। लेकिन सर देखना और समझना तो आपने पहले से शुरू कर दिया होगा। आप कमेंटेटर बाद में बने हैं, लेकिन आप खेल प्रेमी तो पहले से होंगे ना। एक जुनून जज्बा आपके अंदर भी होगा कि यार ये खेल किस तरीके से, मतलब हॉकी को समझ, देखिए सर आसान नहीं है। क्रिकेट को तो हर कोई समझ जाता है, लेकिन हॉकी को अगर कोई समझ गया। मैं भी नहीं समझा हूँ। मैं कभी भी दिनेश इस गलत फहमी में नहीं रहता हूँ कि मैंने क्रिकेट को समझ लिया, मैंने हॉकी को, मैंने कबड्डी को समझ लिया, रेसलिंग, वॉलीबॉल को समझ लिया। और ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आई एम नॉट बीइंग हम्बल। 20 साल हो गए कमेंट्री करते को, कोई 40 साल हो गए, 35 साल हो गए क्रिकेट, हॉकी, ये तमाम स्पोर्ट्स देखते को। आई एम प्राउड टू बी अ स्टूडेंट ऑफ द स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग। आप न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग में हैं, मैं स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग में हूँ। समझने की गलती मैंने अभी तक की नहीं है। लेकिन सर 20 साल आपको हो गए, आपने 2006 में शुरुआत की थी और 20 साल हो गए, और अब आपकी आई थिंक जल्दी ही सिल्वर जुबली होने वाली है, और उसके लिए तो मैं पहले से आपको एडवांस में बधाई देता हूँ। लेकिन सफ़र सर शुरू कैसे हुआ था? मतलब क्या मन में आया था, मतलब कि इस लाइन में जाना है, ऐसे सफ़र शुरू करना है? यार कुछ नेचुरल था। मतलब आई डोंट नो आज के जेनजी बच्चों के माइंड में क्या आता है और कब आता है। मैं शायद 8th या 9th स्टैंडर्ड में था। 96 वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था, उससे पहले भी मैंने क्रिकेट, हॉकी थोड़ी सी देखी थी, बट 96 वर्ल्ड कप से मैंने रेगुलर क्रिकेट देखना शुरू किया। और कुछ जीन्स का इफेक्ट है। मेरे फादर जब स्कूल में पढ़ते थे तो ही वॉज अ वेरी गुड स्पीकर। 1960s में उनको ऑल इंडिया रेडियो ने जॉब को ऑफर दिया था, तो ही वॉज ग्रेट स्पीकर। तो बहुत सारा योगदान तो उनके जीन्स का है कि अपने स्कूल टाइम पे मैं क्लास में कम और स्टेज पे ज़्यादा मिलता था। मतलब आई कुड डू एनीथिंग, एंकरिंग करना, स्पीच देना, एक्टिंग करना एंड ऑल दैट। और फिर जब 95-96 में क्रिकेट देखना शुरू किया, क्रिकेट का चस्का लगा, तो वो दो चीज़ें मिक्स हुई। तो जैसे आपने अपनी इंट्रो में कहा था ना कि बहुत सारी चीज़ें पहली बार पता लगेंगी, शायद मैं भी पहली बार ही कैमरा के सामने बता रहा हूँ।
स्कूल्स में पंजाब में आई डोंट नो अब होता है कि नहीं, एक 0 पीरियड हुआ करता था। मतलब स्कूल की असेंबली प्रार्थना से पहले का पीरियड, और 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो 0 पीरियड खाली था, टीचर आते नहीं थे। अच्छा। तो हम क्या करते थे, रात को मैच देखा क्रिकेट का, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, आई स्टिल रिमेंबर एक ट्राई सीरीज हुई थी इंडिया में, उसकी मेमोरीज ताज़ा हैं। 0 पीरियड की क्लास में आके बैठे, टीचर आए नहीं है, उस मैच की डिस्कशन शुरू कर दी। जैसे हम बैठे हैं, 4-5 दोस्त बैठे हैं, उस डिस्कशन को बाद में हमने एक फॉर्मल सा रूप दे दिया कि मैं हूं हर्षा भोगले, मेरे साथ ये मेरा दोस्त बैठा है, 2 दोस्त बैठे हैं, एक सुनील गावस्कर है, एक रवि शास्त्री है। तो मैं पूरा एंकर बन के उनसे सवाल पूछा करता था। आई थिंक वो मेरी पहली मेमोरी है एक शैडो ब्रॉडकास्ट करने की। तो अब क्रिकेट का चस्का ऐसा था कि फिर हमने स्कूल में खड़े हुए जो मैदान है या ओपन एरिया है उसको पिच मान के वो पिच रिपोर्ट करनी शुरू कर दी। कुछ पिच नहीं, ऐसी बस सिर्फ पागलपन में, बचपने में। तो ये पहली मेमोरीज है मेरी, जब मुझे ऐसा मैंने मैनिफेस्ट किया कि कभी ये काम करूँगा। और ईश्वर का हाथ, जब ईश्वर की नज़र सीधी पड़ती है तो फिर वो पिच रिपोर्ट्स भी हो गई, वो ब्रॉडकास्टिंग भी हो गई, लाइव कमेंट्री भी हो गई। पहली एग्जैक्ट कमेंट्री की थी मैंने अपने कॉलेज में। 2003 का वर्ल्ड कप चल रहा था, उसके पैरेलल मेरे कॉलेज में देश भगत आयुर्वेदिक कॉलेज है मंडी गोविंदगढ़ में, तो वहाँ पे यूथ फेस्टिवल हो रहा था, सारे डॉक्टर्स खेल रहे थे। वहाँ ज़िंदगी में पहली बार कमेंट्री की थी मैंने, और की थी इंग्लिश में, बहुत ही ख़राब इंग्लिश में ऑब्वियसली। तो ये मेरी पहली मेमोरीज़ हैं जब मैंने बहुत ही एमेच्योर लेवल पे, एमेच्योर से भी छोटा लेवल है, जब ये चीज़ें करनी शुरू की। तो कुछ मैनिफेस्टेशन है, कुछ क्या, मतलब बहुत सारी किस्मत है कि उसके बाद ये चीज़ प्रोफेशन बन गई मेरी। सर प्रोफेशन तो आपने बना लिया, लेकिन आप मतलब जिस तरीके से आपने कहा कि स्कूल में जब बैठते थे, आपके दोस्त भी मतलब इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते थे, तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि मतलब यार क्रिकेटर बन जाए या फिर हॉकी खेलना शुरू कर दे? मतलब बोलने का कहाँ से आया कि बोलना है, मतलब कमेंटेटर की तौर वहाँ जाना है, मतलब खेलने का नहीं आया मन में कि यार? नहीं, खेलने का नहीं आया। सो इट्स ऑल अबाउट जीन्स। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जिनको खेलना पसंद है। बहुत रेयर हुआ करते, बहुत रेयर तो नहीं, मतलब क्लास में कुछ 1% ऐसे हुआ करते थे जिनको दूसरी को करिकुलर एक्टिविटीज, बोलने वाली, एक्ट करने वाली, परफॉर्मिंग आर्ट्स पसंद थी, तो मैं दूसरी कैटेगरी में था। एंड एज आई सेड, वो जीन्स का इफेक्ट था। मेरे फादर अभी भी बहुत अच्छे स्पीकर हैं, तो वो जेनेटिकल है। कुछ लोगों की हैंड राइटिंग खराब होती है, कुछ की अच्छी होती है, कुछ की ड्राइंग अच्छी होती है, उनकी खराब होती है। तो ऐसा मतलब स्पोर्ट्स खेलने का शौक नहीं था, थोड़ा बहुत बैडमिंटन, थोड़ा बहुत क्रिकेट, घर में मोहल्ले में हम सब खेलते हैं, बट चस्का हमेशा से बोलने का था। तो पहली बार सर कैसे कहते हैं ना कि जब कोई आप कोई चीज शुरू करते हैं तो ब्रेक थ्रू मिलता है, हर किसी को एक ब्रेक थ्रू मिलता है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री की बात कर ले, स्पोर्ट्स की बात कर ले। तो आपका वो ब्रेक थ्रू मतलब क्या मोमेंट क्या था वहां पर जब आपको पहला ब्रेक थ्रू, हाँ आपको लगा कि यार ये सही ब्रेक थ्रू मिला मुझे? सो उस ब्रेक थ्रू का नाम है, इनफैक्ट आपके जो ये न्यूज़ नेटवर्क है उसमें आनंद नरसिम्हन है मेरे दोस्त, तो हम दोनों की जर्नी एक साथ शुरू हुई थी। सन 2004 में एक रियलिटी शो आया था जिसका नाम था हर्षा की खोज, कि हम नए हर्षा भोगले ढूंढ रहे हैं। अच्छा। ESPN स्टार स्पोर्ट्स ने ये टैलेंट हंट शुरू किया था। तो मैं अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में था, कुछ महीने में डॉक्टर बनने वाला था। अच्छा। एंड लाइक एवरी अदर सेल्फ रिस्पेक्टिंग पंजाबी, मेरा ड्रीम था अब्रॉड जाके सेट होने का। वहां जाके MD करेंगे, वहां जाके प्रैक्टिस करेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे। देन केम दिस हर्षा की खोज। तो उससे पहले मैं 1-2 बार कॉलेज में यूथ फेस्टिवल में कमेंट्री कर चुका था। तब लग चुका था यार, मतलब ठीक कर लेता हूँ, बुरा नहीं करता हूँ। तो ये रियलिटी शो आया, मैं पंजाब से दिल्ली आया ऑडिशन देने के लिए। 1 राउंड क्लियर, 2 क्लियर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 6 राउंड तक, सेमीफाइनल तक मैं गया था। और उस टाइम खुद को टीवी पे देखना एक बहुत बड़ी बात थी। आज भी छोटी बात नहीं है, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। उस टाइम बहुत बड़ी बात थी। तो जब मैंने खुद को देखा, मेरे पेरेंट्स ने मुझे टीवी पे देखा, मेरे टीचर्स ने देखा, मेरे कॉलेज के बच्चों ने देखा, और ESPN वालों ने खुद देखा, तो आई थिंक वो पहला मोमेंट था जब लगा कि शायद कॉलेज से थोड़ा ऊपर वाले लेवल में जाके काम करने की काबिलियत बख्शी है ऊपर वाले ने। तो उसी रियलिटी शो के बीच में एक लाइव कमेंट्री राउंड था जिसके लिए हम बांग्लादेश गए थे। ESPN वाले बांग्लादेश लेकर गए थे। चिटगोंग टेस्ट मैच में मैंने प्रैक्टिकली लाइव कमेंट्री की थी। एक तरफ हर्षा भोगले थे, एक तरफ अतहर अली खान थे, और मैं 23-24 साल का एक पंजाब का नौजवान था जिसने ज़िंदगी में पहली बार फ्लाइट देखी थी, पहली बार स्टेडियम देखा था, और पहली बार कमेंट्री बॉक्स देखा था ऑब्वियसली। तो उस राउंड को मैंने जीता था बाद में। तो वो हर्षा की खोज वाला जो एक फेज़ था कुछ महीने का, दैट वाज द फर्स्ट मोमेंट जब मुझे लगा कि
शायद स्कूल कॉलेज से ऊपर जाके काम हो सकता है, एंड देन थैंक्स टू ESPN एंड स्पेशली जॉय भट्टाचार्य, जो बाद में KKR टीम का डायरेक्टर भी रहे हैं। ही वॉज द वन जिन्होंने मुझे कॉल किया। मेरी अपने कॉलेज के हॉस्पिटल में इंटर्नशिप चल रही थी। आई वॉज गोइंग टू बी अ डॉक्टर इन 5 months। तो वो इंटर्नशिप आयुर्वेदिक डॉक्टर आई थिंक बनना चाह रहे थे, लेकिन BAMS। कभी आपने आपको बोला किसी ने कि यार आप तो मतलब डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हो, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहते हो, फिर आप अचानक से कमेंटेटर बन गए? कभी किसी ने कहा हो कि भाई एक्सीडेंटल कमेंटेटर हो? आपको भी किसी ने बोला कुछ ऐसा? बहुतों ने बोला। वो हर्षा की खोज में जब इंटरव्यूज राउंड हुआ करते थे तो हर्षा ने और आई थिंक वसीम अकरम उसमें जज थे, सनी गावस्कर भी थे, पहला सवाल यही पूछते थे, BAMS आप डॉक्टर बनने वाले हो, कमेंट्री में क्या करने आ रहे हो? सो मतलब आंसर वो सिंपल कि एक इंसान के मल्टीपल इंटरेस्ट हो सकते हैं। डॉक्टर भी बनना था क्योंकि मेरे फादर फार्मासिस्ट हैं, तो मेरा पूरा बचपन ही मेडिकल लाइन को देखते हुए हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज में मेरा पूरा बचपन बीता है। तो दैट वाज नॉन नेगोशिएबल कि जब क्योंकि इसी 90s में और अर्ली 2000s में स्पेशली पंजाब में स्मॉल टाउन्स में उतनी गाइडेंस अवेलेबल नहीं थी, इंटरनेट ना के बराबर था। सो ये बात कंफर्म थी कि फादर मेडिकल लाइन में हैं, मैं सारा बचपन मेरा हॉस्पिटल्स में बीता है, तो बनना तो डॉक्टर है। बट फिर ये स्कूल कॉलेज में परफॉर्म कर करके दूसरा इंटरेस्ट ये भी एक कुदरती था। सो मुझे लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जिसके दोनों सपने पूरे हो गए। आपके सामने सर चैलेंज भी तो होंगे ना कि एक तो घर वालों से मतलब ये ना हो कि डांट सुनने को मिल जाए कि यार इसमें प्रोफेशन ऐसा नहीं है आपको, मतलब जैसे मतलब देसी भाषा में कहते हैं कि पक्की वो अपनी क्या कहते हैं सैलरी नहीं आएगी, इतना वेतन आता है मंथली, हमें पता होता है कि हाँ कंफर्टेबल है इसमें हम। और दूसरी चीज ये थी कि जो पहले कमेंटेटर्स हैं बहुत ज्यादा लेजेंडरी, हमने कहा कि आवाजें ऐसी रही हैं हमारे देश में, उनको देखते हुए कि हम वो चीज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मतलब उनके आदर्श पे चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, तो ये चैलेंज आपके सामने आए होंगे? पहले वाला चैलेंज थैंकफुली नहीं था। घर वालों से डांट तब पड़ती थी जब मैं स्कूल बंक करके या अपनी क्लासेस ट्यूशन बंक करके इंटर स्कूल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था। मतलब मैं लिटरली कई बार ऐसा हुआ दिनेश, लिफाफा भर के अवार्ड लेके आया हूँ। अच्छा। बेस्ट एक्टर, बेस्ट स्पीकर, GK में फर्स्ट प्राइज, क्विज में फर्स्ट प्राइज, मोनो एक्टिंग में, मतलब लिटरली 5-6 अवार्ड घर लेके आए और घर से मुझे डांट पड़ी है। अच्छा। लिटरली मार भी पड़ी है कि स्कूल बंक करके क्यों जा रहे हो। अच्छा। क्योंकि फ्यूचर किसी को नहीं पता, फादर को नहीं पता था, मदर को नहीं पता था कि इस चीज में प्रोफेशन भी हो सकते हैं। मैं टॉकिंग अबाउट लेट 90s, तब ये चीजें बड़ी रेयर थी। पर जब उन्होंने पहली बार टीवी पे देखा कि मैं लाइव कमेंट्री कर रहा हूँ या एक स्टूडियो शो में बैठ के ऑडिशन दे रहा हूँ और उसमें अच्छा काम कर रहा हूँ, सो देन दे वर वेरी सपोर्टिव। उससे पहले मैंने ना पंजाब के कुछ लोकल न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी लिखे थे और उसकी भी छोटे दायरे में तारीफ हुई थी। फादर ने पढ़े तो उनको खुशी हुई, गर्व हुआ, क्योंकि जीन्स तो उन्हीं के हैं। तो हर पिता को पता रहता है कि मेरा बच्चा क्या कर सकता है। सो जब उन्होंने टीवी पे देखा और जब ये चीज़ें रियलिटी में आनी शुरू हुई, दे वर वेरी सपोर्टिव। तो उन्होंने मुझसे इनफैक्ट खुद पूछा मेरे फादर ने कि यार यहाँ तो अच्छा बोल रहे हो, बाय चांस ये जॉब ऑफर देते हैं ESPN वाले या मीडिया में कहीं जाने का मौका मिलता है, क्या जाओगे? मैंने कहा जी व्हाट डू यू से, आपकी क्या सोच है, परमिशन है? बोले पूरी खुली छूट है, खुली छूट है, आपका टैलेंट है, टैलेंट पैशन अगर प्रोफेशन में बदल रहा है, नथिंग लाइक इट। तो दे वर वेरी वेरी सपोर्टिव। इनफैक्ट जब मुझे दिल्ली बुलाया गया इंटरव्यू की जॉब इंटरव्यू की फॉर्मेलिटी के लिए या ज्वाइनिंग के लिए, माय फादर दिल्ली आए मेरे साथ पंजाब से ट्रैवल करके एक मोरल सपोर्ट के लिए। तो आपने सर सोचा तभी था दिल्ली आके ही कि बस ये मेरा परमानेंट प्रोफेशन मेरा यही रहेगा, इसी में मतलब आगे मुझे 100%। और जो दूसरा आपने चैलेंज वाली बात कही थी, वो चीज़ कभी दिमाग में नहीं थी कि मैं हर्षा भोगले को सुन के बड़ा हुआ हूँ, मैं जसदेव सिंह जी की ख्याति सुन के बड़ा हूँ। उनको सुन नहीं पाया पर बहुत बहुत नाम सुना उनका। चारू शर्मा को अपने सामने देखा है, सनी गावस्कर साहब, रवि शास्त्री, लेजेंडरी जो ब्रॉडकास्टर अभी भी हैं, उस जमाने में भी थे। कभी ऐसा नहीं आया कि इनके जैसा बनना है या इन्होंने इतना बड़ा एक बार सेट कर दिया है, हमें यहाँ तक पहुँचना है। ये था कि जो भी लिमिटेड टैलेंट ऊपर वाले ने दिया है उसको निखारना है, खुद जो काम कर रहे हो वो अच्छा करना है। कोई ये ना कहे कि नया हर्षा भोगले मिल गया, क्योंकि उन्होंने एक मकाम हासिल कर लिया और वो आज भी उस मकाम को और बड़ा किए जा रहे हैं। सो लोग उनके नाम से जोड़ के हमें अप्रिशिएट करें, ऐसा ना हो कि यार तुम हर्षा भोगले क्यों नहीं बन पाए। आई जस्ट वांटेड टू बी अ सुनील तनेजा जो अच्छा काम कर रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है,
बड़े नामों का प्रेशर नहीं लिया टचवुड अब तक। नहीं बिल्कुल सर, आपने ऐसा सर अपना कैरेक्टर बनाया, तभी मैंने स्टार्टिंग में कहा कि द वन एंड ओनली सुनील तनेजा जी। यू आर वेरी काइंड। लेकिन सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, आपने जैसे कहा कि आपने सुनील गावस्कर जी को देखा है, रवि शास्त्री जी को देखा है, आज के समय में सर ये बात होती है कि जो इंग्लिश कमेंट्री है ना, उसमें मतलब आपको जानने को बहुत कुछ मिलता है। मतलब हिंदी कमेंट्री में आजकल की थोड़ी फिजूल की बातें भी, मतलब ऐसा हम नहीं कह रहे, हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, लोग कमेंट्स करते हैं, बहुत ज्यादा आपने भी देखे होंगे, पढ़े होंगे। तो ये क्या वाकई सर ऐसा है कि जो हिंदी कमेंट्री होती है उसमें मतलब इन्फॉर्मेटिव चीजें कम होती हैं, इधर उधर की बातें ज्यादा होती हैं? आई डोंट बिलीव दिस ऑनेस्टली, क्योंकि मैं खुद हिंदी कमेंट्री अभी कर रहा हूँ, एज वी आर टॉकिंग, शाम को जाके हिंदी कमेंट्री करूंगा। चलो ये एक स्टेट लीग है, मैंने आईपीएल में भी हिंदी कमेंट्री की है, लिमिटेड ही सही, इंटरनेशनल मैचेस में की है, क्रिकेट और दूसरे स्पोर्ट्स में। आई डोंट अग्री। फर्क पता क्या आया है, हिंदी और इंग्लिश का ना लोगों को थोड़ा सा फर्क समझना पड़ेगा। जो लोग ब्रॉडकास्ट से नहीं जुड़े, आप जल्दी समझ लोगे, तो जो लोग टीवी से नहीं जुड़े उनको समझना पड़ेगा। किसी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आईपीएल है या कोई वर्ल्ड कप है, एक होती है वर्ल्ड फीड, एक होती है रीजनल फीड। वर्ल्ड फीड इंग्लिश कमेंट्री है, मान लीजिए उसमें इंडिया के कमेंटेटर्स भी बैठे हैं, पर वो पूरे वर्ल्ड में जा रही है। आईपीएल है चाहे वर्ल्ड कप है, इंडिया में भी आप उन्हीं इंग्लिश कमेंटेटर्स को सुन रहे हो, हर्षा भोगले हों, इयन बिशप हों, रवि शास्त्री हों, सनी गावस्कर हों, इंडिया में भी आप उनको सुन रहे हो और साउथ अफ्रीका में भी उनको सुन रहे हो सकता है कि साउथ अफ्रीका का जो अपना लोकल ब्रॉडकास्टर है वो अपने कुछ लोकल इंग्लिश कमेंटेटर बिठा के भी कमेंट्री करवा ले, बट जो वर्ल्ड फीड की इंग्लिश कमेंट्री है वो पूरी दुनिया में सेम रहेगी। सो दे केटर टू एवरीबडी। जो रीजनल कमेंट्री है, सो हिंदी इज रीजनल कमेंट्री इन इंडिया, इंडिया एक रीजन है, बिल्कुल। उसके बाद स्टेट वाइज रीजनल कमेंट्री। मैं आईपीएल में पंजाबी कमेंट्री करता हूं, तो मेरी कमेंट्री की अपील, सरपंच साहब वाला सर सबको पता है, वो जो आपने फेमस किया। करेक्ट। नहीं, फेमस तो चलो वो श्रेयस ने खुद को किया और हरमनप्रीत ने खुद को किया। जी जी, उस पे भी आएंगे सर, लेकिन सर आप इसको कंटिन्यू कीजिए पहले। मैं रीजनल में भी दूसरी रीजनल पंजाबी कमेंट्री कर रहा हूँ, हरियाणवी है, भोजपुरी है, 10-12 लैंग्वेज में कमेंट्री हो रही है। सो हम एक पर्टिकुलर ग्रुप को एड्रेस कर रहे हैं। हिंदी कमेंट्री वाले जो कमेंटेटर हैं, माई सेल्फ इंक्लूडेड, हम सिर्फ उनको एड्रेस कर रहे हैं जो सिर्फ हिंदी जानते हैं, समझते हैं, जो इंडिया वाले हैं। सो इंडिया इज अ बिग कंट्री, इवन पंजाबी समझने वाले लोग पूरे इंडिया में फैले हैं, पंजाब के बाहर भी फैले हुए हैं। सो जब आप इतने बड़े मासेस को केटर कर रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा आपको सबका ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें कहानियां भी आएंगी, उसमें चुटकुले भी आएंगे, उसमें शेरो शायरी भी आएगी, उसमें मुहावरेबाजी भी आएगी, लेकिन उसमें क्रिकेट का एनालिसिस भी आएगा। अब अगर किसी को वो एनालिटिकल बातें समझ में नहीं आती हैं, या इफ समवन चूजेस टू इग्नोर दोस थिंग्स, कि नहीं मुझे तो सिर्फ ये सुनाई दिया, तो फिर भैया कमेंटेटर की गलती नहीं है। नंबर 2, अब चलो मैं एसोसिएटेड परमानेंटली नहीं हूं, पर मैंने जियो हॉटस्टार और स्टार और जियो जब भी अलग अलग थे बहुत काम किया है। क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। पिछले आईपीएल में हिंदी की 3 फीड थी। एक फीड में मैंने भी काम किया जो स्टार स्पोर्ट्स टीवी पे आ रही थी, लीनियर फीड पे। वो थी ऑलमोस्ट प्लेन वाली हिंदी कमेंट्री, जिसे लोग पुराने जमाने की कमेंट्री बोलते हैं। मैंने भी उसमें कुछ स्टिंट किए हैं। एक थी शायद चैंपियंस वाली कमेंट्री नाम था, जो सिर्फ ओटीटी पे थी। उसमें किस्सेबाजी हो रही थी। और एक थी डिस्क्रिप्टिव कमेंट्री। लोग कह रहे हैं कि हमें पुराने जमाने की रेडियो कमेंट्री सुननी है, तो वो कह रहे हैं ये भी सुन लो। 3 हिंदी कमेंट्री की ऑप्शन थी, जिसका जो टेस्ट है सुन लो। तो सब कुछ मिल रहा है आपको, तो जिसको जो चाहिए ले लो। ये टेस्ट वाली जो सर आपने बात की ना, मैं उसी पे आने वाला था सर। इसकी वजह ये भी है ना कि भाई जब सामने वाला सुनना ही वो चीज चाहता है, मतलब हमारे यहाँ पर सर हमने ये चीज देखी है, अगर आप किसी को जानकारी दे रहे हो, उसको जानकारी नहीं चाहिए। उसको चाहिए कि भाई आप किस तरीके से उसको एंटरटेन कर सकते हो। आजकल अगर कोई शो भी होता है, सपोज आप बैठ के, हम बैठ के कोई चीज समझा रहे हैं, समझने वाला कोई नहीं है। उनको चाहिए कि भाई हमारा, आप जितनी भी देर तक हो, चाहे सपोज आप आधा घंटा कर रहे हो, आप पौना घंटा कर रहे हो, आप 1 घंटे कर रहे हो, उस 1 घंटे में आप एंटरटेन कितना कर रहे हो। तो ये चीज भी देखी जाती है। तो इसकी वजह से भी थोड़ा सर अपना ऐसा है बेस थोड़ा। दिनेश, अगेन जब मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया, उस टाइम 50 ओवर की क्रिकेट में अगर किसी ने 250 रन बना लिए थे, आप स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकते थे ये टीम जीतेगी। 250 वाज विनिंग स्कोर इन ओडीआई। आज 250 20 ओवर में सेफ नहीं है। तो क्रिकेट कितना बदल गया, ब्रॉडकास्ट कितना। 1983 वर्ल्ड कप की आप हाइलाइट्स देखो तो आपको एक एंगल दिखेगा, वो विकेट कीपर के पीछे से आप देख रहे हो जिमी बाजी बॉल डाल रहे हैं। आज 40 कैमरा लगे हुए हैं। क्वालिटी ऑफ रिप्लेस, क्वालिटी ऑफ ग्राफिक्स, क्वालिटी ऑफ एवरीथिंग, ब्रॉडकास्ट कितना चेंज हो। एक जमाना नहीं, ये 30-35 साल पहले बीसीसीआई दूरदर्शन को पैसे दिया करती थी कि भाई साहब मैच दिखा दो। आज आप अरबों रुपए कमा रहे हो। क्रिकेट चेंज हो गया, क्रिकेट का ब्रॉडकास्ट चेंज हो गया।
पहले क्रिकेट देखने का मतलब था घर में ड्राइंग रूम में टीवी लगा हुआ है, अगर आप घर पे हो तो क्रिकेट देख पाओगे, बाहर हो तो रेडियो में कमेंट्री सुनोगे। आज आप अगर इवन फ्लाइट में भी ट्रेवल कर रहे हो, वहां भी वाईफाई मिल जाएगा, वहां आप लाइव मैच फोन पे देख सकते हो। इतना कुछ चेंज हो गया, पर कमेंट्री क्यों ना चेंज हो? फिर कमेंट्री हमें चाहिए सन 47 पर, ऐसा थोड़ी होगा। लेकिन कमेंट्री भी सर चेंज उसके लिए फिर ऐसा नहीं होता, लोग कहते हैं कि भाई आप मतलब होमवर्क नहीं करके जाते, मतलब वो फिर ऐसी ही बातें करके चले जाते, तो कोई भी जिन लोगों को सोशल मीडिया ट्रैक्शन लेना है ना, जैसे कमेंटेटर्स हैं या आप, मैं, जो भी थोड़ी बहुत पब्लिक लाइफ में है, वो थोड़े से इजी टारगेट हैं। इसने होमवर्क नहीं किया, हर किसी को होमवर्क करने का तरीका अलग अलग है। और दूसरी बात, क्रिकेट की कमेंट्री में आप 2 या 3 कमेंटेटर्स को सुनते हो। हिंदी में मोस्टली 3 है, पंजाबी में भी 2 या 3 तो रहेंगे, 2 तो रहेंगे। हर किसी का अपना रोल है। सो अगेन, जो लोग ब्रॉडकास्ट नहीं जानते उनके लिए बता रहा हूं, अगर 2 लोग हैं, एक है लीड, दूसरा है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट हमेशा फॉर्मर क्रिकेटर है, लीड फॉर्मर क्रिकेटर हो भी सकता है, या मेरे जैसा एक प्रेजेंटर भी हो सकता है, प्रेजेंटर हो सकता है, या एक प्रोफेशनल हो सकता है। लीड का काम है जानकारी देना, माहौल बनाना, लोगों से बात करना, लोगों को अपनापन महसूस करवाना। एक्सपर्ट उसे एनालाइज करेगा। अगर थर्ड एक्सपर्ट है तो डिफरेंट तरीके से एनालाइज करेगा। पहले एक्सपर्ट ने बैटर की बात बताई, दूसरे वाला बॉलर की बात बताएगा। सो आप किस पर्सन से क्या बात सुनना चाहते हो, ये आप डिसाइड नहीं करोगे, ये प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा। मेरा काम सिर्फ लीड का है। मेरे साथ 2 एक्सपर्ट बैठे हैं, मान लीजिए राहुल शर्मा और मनदीप सिंह बैठे हैं। राहुल बॉलर के एंगल से बात करेंगे, मनदीप बैटर के एंगल से बात करेंगे। तो अगर कोई मुझे बोले कि सुनील तनेजा जी बैटिंग की टेक्निक क्यों एक्सप्लेन नहीं कर रहे, भाई वो मेरा रोल नहीं है, वो मनदीप सिंह का रोल है। या मनदीप सिंह हमें या राहुल शर्मा हमें, ओ सरपंच साहब ने फट्टा खड़काता, ये क्यों नहीं बोल रहे, बोल भी सकते हैं, बट ये उनका रोल नहीं है। सो हम अपने रोल के अकॉर्डिंगली चलते हैं। हर पर्सन हर काम नहीं करता है और होमवर्क करते हैं। मतलब मैं अपना बता सकता हूँ, या जिन जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया हुआ है उनके बारे में बता सकता हूँ। कुछ एक लोग हैं जिनको ऐसा लगता होगा दिस इज ईजी प्रोफेशन, दिस इज ईजी मनी। वी आर वेरी थैंकफुल, हम धन्यवादी हैं ईश्वर के, किस्मत के, कि क्रिकेट देखने के और क्रिकेट पे और बाकी स्पोर्ट्स देखने और उन पे बात करने के हमें पैसे मिल रहे हैं, बट दिस इज नॉट इजी मनी। नहीं, बिल्कुल सर ने सही कहा। और ये जो सर कह रहे हैं ना कि एक कमेंटेटर की लाइफ क्या होती है, सर ने बताई है। लेकिन सर जो चीज़ आपने कही कि जिस तरीके से आप बात करते हैं, जो साथ में आपके आप लीड कर रहे हैं, सपोज साथ में कोई एक्स क्रिकेटर है, उससे आपने बात की, वो अपने एनालिस्ट करेंगे उसको, सारी चीज़ को। कुछ ऐसा भी होता है कि स्क्रिप्टेड होती हैं चीजें, मतलब यहाँ थोड़ी आजादी होती है, फ्रीडम होती है, फिर मतलब बांध दिया जाता है, मतलब कुछ ऐसा? लाइव कमेंट्री कैन नॉट बी स्क्रिप्टेड। मुझे इनफैक्ट, आप तो चलो मीडिया से हो, मुझे कई बार मीडिया के लोगों ने भी और नॉन मीडिया लोगों ने भी पूछा कि तो आपको स्क्रिप्ट कौन देता है? एंड आई वाज लाइक, हाउ कैन यू स्क्रिप्ट अ लाइव मैच? आप और मैं आज शाम को आईपीएल का मैच देख रहे हैं स्टेडियम में बैठ के, वो लाइव हो रहा है, हमारी आंखों के सामने हो रहा है, उसमें क्या स्क्रिप्ट लिखोगे आप? मैक्स टू मैक्स आप ये कर सकते हो, जो जब उस मैच का ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ उससे पहले आधे 1 मिनट का एक वीडियो चलेगा जो प्री प्लान्ड है, जिसे ओपनर कहा जाता है। आप उसको देख के उसकी स्क्रिप्ट लिख सकते हो, जो मैच की कहानी है। मैं अगर उसमें भी नहीं लिखता, मुझे थोड़ा एक्सटेम्पोर पसंद है। बट जब लाइव मैच शुरू हो गया, जब 2 बैटर अंदर आए, बॉलर अंदर आए, कैप्टन ने फील्ड लगा दी, बॉल हुई, बैटिंग हुई, उसके कैसे स्क्रिप्ट करोगे? तो उसमें 99.9% चीजें ऐसी हैं जो आप ऑन फीट बोलते हो। मैक्स आप ये कर सकते हो, और कई लोग करते हैं कि आप कुछ लिख के या कुछ जहन में कुछ मुहावरे, कुछ वाक्य, कुछ फ्रेजेस, कुछ रेफरेंसेस वो दिमाग में रख लो। मैं भी करता हूं, लेकिन वो 1% है। अब मान लीजिए जस्सी पाजी ने बॉल की, सरपंच साहब बॉल खेल रहे हैं, अब उस पर विकेट गिरेगी या चौका लगेगा या कैच ड्रॉप होगा या डॉट बॉल जाएगी, मुझे कैसे पता? एक बॉल पे 40 संभावनाएं हैं, तो आप हर बॉल की 40 संभावनाओं को स्क्रिप्ट तो कर नहीं पाओगे। सो लाइव कमेंट्री इज लाइव। उसमें 1% आप प्रेप कर सकते हो, कुछ कैची वर्ड्स की, कैची फ्रेजेस की, स्टैट्स की प्रेप कर सकते हो। वो मैं करता हूं, ट्राई करता हूं कि मान लीजिए आरसीबी और पंजाब किंग्स का मैच है, इंडिया पाकिस्तान का हॉकी मैच है, तो इनकी हिस्ट्री क्या है, पिछले 20 मैचेस में पाकिस्तान ने इंडिया को एक बार भी नहीं हराया, या आरसीबी और पंजाब का जो फाइनल हुआ था उसमें क्या हुआ था, श्रेयस का आरसीबी के अगेंस्ट क्या रिकॉर्ड, वो फैक्ट हो जाए, दैट इज इंफॉर्मेशन। उसकी आप तैयारी करते हो। मोस्टली जो लीड है वो तैयारी करता है, वो मेरा काम है तैयारी करना। बट दैट इज जस्ट लाइक 5% ऑफ द कमेंट्री। जो बोल रहे हो धारा प्रवाह, वो कुदरत की देन है। लेकिन सर कभी ऐसा हुआ कि यार ये क्या बोल दिया, मतलब गिल्टी फील हुआ जाके फिर बाद में? नॉट मच। कोई
0.5%, 1%, कई बार ऐसा लगा हो कि यार थोड़ा इस बात को अलग तरीके से बोल सकते थे, किसी प्लेयर के बारे में कुछ ऐसा। जब आप जज्बाती होकर कमेंट्री करते हैं तो फिर तारीफें ज़्यादा निकलती हैं, या जिस टीम के अगेंस्ट आपके जज्बात हैं, तो बट गिल्ट वाली फीलिंग नहीं आई। मैं ट्राई करता हूँ कि कमेंट्री में जो सुन के जाए ना, चाहे हिंदी में सुने या पंजाबी में सुने, वो कुछ लेके जाए, साथ में कुछ अच्छा लेके जाए। तो गिल्ट वाली फीलिंग तो नहीं आई अभी तक। मतलब याद करे कोई ऐसी चीज आप बोले कि Correct. हाँ बंदा कहे कि यार वो कमेंटेटर कोई है, Correct. उनको सुनना चाहिए, मतलब आपको रेकमेंड करें दूसरे लोग भी। आप सर 2006 से इस फील्ड में हैं, आपने क्रिकेट, कबड्डी और कई खेल ऐसे हैं, मतलब बैडमिंटन हो गया, और भी आपने कई खेलों में कमेंट्री की है। टोक्यो ओलंपिक में भी आप थे, पेरिस ओलंपिक में भी आप थे, और पेरिस ओलंपिक का आपका वो मोमेंट जो आपने कहा था कि भारत सेमीफाइनल जा रहा है, वो सर अगर छोटा सा हमारे दर्शकों के लिए हो जाए, फिर सर थोड़ा मैं आगे बात उस पर करूँगा सर थोड़ा सा, यार वो तो मतलब क्योंकि जज्बात की बात आपने की है सर। मोमेंट खैर कमेंटेटर खुद नहीं बना सकता। हाँ। अगेन लाइव मैच है, वो इंडिया और ग्रेट ब्रिटेन का मैच, पहले से किसी को नहीं पता था इतना ड्रामेटिक हो जाएगा। सो वो मैच ना एक फिल्म की स्टोरी की तरह था। इंडिया जीबी का मैच है, हम ऑब्वियसली बीइंग एन इंडियन, मैं जुगराज पाजी कमेंट्री कर रहे थे, और हम तो यही उम्मीद करेंगे इंडिया जीते। पहले क्वार्टर में ही अमित रोहिदास को रेड कार्ड मिलता है, और मैं अभी भी कह रहा हूँ वो रेड कार्ड नहीं था। मैंने कमेंट्री में भी 20 बार कहा था। अच्छा। वो इतना खराब फाउल नहीं था। तो हम 41 मिनट 45 मिनट हम 10 प्लेयर से खेले, एक प्लेयर कम खेले। सो इंडिया उस मैच को जीतने का फेवरेट नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन की टीम तगड़ी है। तगड़ी, और मतलब जब आप 11 वर्सेस 10 खेलते हो, वो भी फिर 5 मिनट नहीं 40 मिनट, बिल्कुल 40 मिनट उनके पास प्लेयर एडवांटेज है, और अमित रोहिदास हमारा मेन डिफेंडर है और मेन पेनल्टी कॉर्नर रशर है। तो उस टाइम जीबी फेवरेट थी जीतने की। और मैच में एक और ऐसा मोमेंट आया था जब शायद गुरजंट को ग्रीन कार्ड मिला था। सो एक मोमेंट ऐसा था जब हम 9 प्लेयर थे और वो 11 प्लेयर थे, हमने वो मैच फिर भी जीत लिया। तो इमेजिन एक जो भी एक कॉमन इंडियन व्यूअर है, मैं भी एक कॉमन इंडियन व्यूअर हूँ, फर्क इतना है कि मैं कमेंट्री बॉक्स में था, तो हम उस मैच के साथ बह रहे थे। तो फाइनली हमने वो जीता, और राजकुमार पाल ने वो आखिरी पेनल्टी को कन्वर्ट किया था, जो अपना शूट आउट को कन्वर्ट किया था। श्रीजेश ने 2 या 3 बड़े कमाल के सेव किए थे। तो फिर अगेन हम स्क्रिप्ट तो कर नहीं सकते, जो मन में था, और आई थिंक जो मन में था उसको मैंने सिंपलेस्ट शब्दों में एक्सप्लेन किया कि मैच का रिजल्ट क्या है, कि भारत सेमीफाइनल जा रहा है। बस वो शायद पूरे मैच की कहानी इतनी उतार चढ़ाव भरी थी, फिर वो कहानी का जो सार मुंह से निकला कि भारत सेमीफाइनल जा रहा है, उसके साथ देश के हर एक हॉकी प्रेमी के जज्बात भी जुड़ गए। तो लोगों ने और ईश्वर ने उसको बड़ा बना दिया। सर थोड़ा सा वो जज्बात के साथ हल्का सा अगर सर हम वो जज्बात तो अब मैं जी नहीं सकता, बट यस, भारत सेमीफाइनल जा रहा है, भारत सेमीफाइनल जा रहा है। सर बड़े सिंपल शब्द हैं। कैसा लगा सर फिर सेमीफाइनल जब हम गए? हालांकि वहां हमें जर्मनी से आई थिंक हार का सामना करना पड़ा था, फिर हम ब्रॉन्ज मेडल मैच जीते। सर लेकिन आप क्या देखते हैं कि मतलब इतने सालों से वर्ल्ड कप हम जीत नहीं पाए और सिर्फ एक बार इंडिया जीता है, कहाँ वो सर वो कमी रह जाती है मतलब हर बार? क्योंकि एज अ फैन और एज अ कमेंटेटर आपके मन में तो आता है कि यार मतलब अगर हम किसी चीज से जुड़े तो हम भी चाहते हैं कि नहीं यार वो चीज पॉजिटिव आए सामने से। खिलाड़ी तो मेहनत करते हैं, नो डाउट सर, खिलाड़ी अभी भी मेहनत कर रहे हैं हमारे, लेकिन वो क्या आपको लगती है कमी कहाँ रह रही है? ये एक्चुअली 2 चीजें ना अबूझ पहेलियां हैं। आज से 15-20 साल के पहले कि आप ऑस्ट्रेलियन टीम ले लो, ऑस्ट्रेलियन हॉकी टीम, वो वर्ल्ड कप पे वर्ल्ड कप जीत रही थी, वो चैंपियंस ट्रॉफी पे चैंपियंस ट्रॉफी जीत रही थी। ओलंपिक्स में उनके पास आई थिंक 1 गोल्ड मेडल है। हाँ जी। वो ओलंपिक्स नहीं जीत पा रहे हैं। हमने ओलंपिक में कोई 1 दर्जन से ज्यादा मेडल जीत लिए। शुरुआत के लगातार जीते थे हमने गोल्ड मेडल, टोटल 8 जीते, अभी लगातार 2 ओलंपिक मेडल आ गए। हम वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका टेक्निकल रीजन बताना बड़ा मुश्किल है, मतलब देयर इज नो टेक्निकल रीजन, जबकि टीमें सेम होती हैं। टीमें तो सेम है, ओलंपिक में भी वही सेम टीमें होती हैं या वर्ल्ड कप में भी सेम होती हैं। ऐसा तो नहीं है कि अर्जेंटीना या स्पेन या नेदरलैंड्स ओलंपिक में हल्की टीम भेज रही है जिसे हम हरा रहे हैं, और वर्ल्ड कप ये इसका टेक्निकल रीजन नहीं है। मतलब ये जस्ट एक बाय चांस कह लो, खराब किस्मत कह लो। और पीछे के 2 वर्ल्ड कप तो हुए भी भारत में, बिल्कुल उड़ीसा में, अपने भुवनेश्वर और राउरकेला में होम सपोर्ट हमें मिला है। होम कंडीशन हॉकी में जितनी भी हैं, लेकिन वो सपोर्ट काम करती है। तो इसका टेक्निकल रीजन बताना इम्पॉसिबल है। जस्ट एक बैड लक कह लो आप कि हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पा रहे, सेम स्क्वाड के साथ हम बैक टू बैक ओलंपिक मेडल ले आए हैं। वही तो इसका रीजन कुछ नहीं है। सवाल वही उठता है। लेकिन सर इसको आप इस तरीके से देखते हैं कि कहीं ना कहीं खिलाड़ी जब उनको फैन फॉलोइंग वैसी नहीं मिलती है, फैंस स्टेडियम में नहीं जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मलाल रहता है कि यार मतलब हमारी टीम इतनी अच्छी है
शुरुआत में मतलब एक तरीके से आपने कह लीजिए कि जैसे आपने बताया कि 8 मेडल हमारे पास है, गोल्ड मेडल हम लगातार जीतते थे जब हॉकी के जादूगर हमारे पास थे मेजर ध्यानचंद जी। उसके बाद लगातार काफी अच्छे प्लेयर आए। सरदारा सिंह भी एक प्लेयर थे, बड़े अच्छे प्लेयर थे। गुरजंत पाजी जिनके साथ आपके साथ जो बैठ के कमेंट्री कर रहे थे, जुगराज पाजी, सॉरी। तो आपको लगता है कि जो फैन नहीं आ रहे, जो दर्शक नहीं आ रहे, वो कहीं ना कहीं आपको लगता है इसमें पार्ट हो सकता है? अभी तो कतई नहीं है। अभी तो 2018 का वर्ल्ड कप ले लो, 23 का वर्ल्ड कप ले लो, स्टेडियम्स वर जैम पैक्ड। मैं स्टेडियम में तो नहीं था, घर था। राउरकेला में इंडिया का मैच हो रहा था। मैच से पहले राष्ट्रीय गान बज रहा था। मुझे घर में गूज़बम्स आ रहे थे। और उसी राउरकेला में मैंने हॉकी इंडिया लीग का लास्ट टू लास्ट सीजन कमेंट्री की थी। जब भी उनकी अपनी कलिंगा लांसर्स खेलती थी, स्टेडियम जैम पैक हुआ करता था। तो क्राउड का फैक्टर पिछले कुछ सालों में तो कतई नहीं। इनफैक्ट इंडिया जब भी इंडिया में खेली है, इवन बाहर भी खेलती है, बिल्कुल, इंडिया में तो आप क्राउड ना होने की शिकायत नहीं कर सकते। मेरा जब करियर शुरू हुआ 2006 में चंडीगढ़ में, तब PHL थी, प्रीमियर हॉकी लीग। मैंने जैम पैक्ड, मतलब 1 टियर 2 टियर सारा स्टेडियम फुल था। और जो ESPN के टॉप बॉसेस आया करते थे, जो विदेशी लोग जो चला रहे थे ESPN को, हैरान होते थे कि इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा है या एक लोकल लीग का हॉकी मैच चल रहा है। इतना क्राउड था। ये 20 साल पुरानी बात है। तो क्राउड सपोर्ट तो रहता है। ये वाला फैक्टर नहीं है किसी भी तरह से। नहीं, लेकिन सर फिर क्या कारण है कि नेशनल स्पोर्ट्स होने के बावजूद हॉकी क्रिकेट से पिछड़ रहा है? मतलब क्रिकेट के मुकाबले अगर आज भी देखें तो आप भी इस चीज को मानेंगे, एग्री करेंगे, नहीं क्रिकेट जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर है और हॉकी का अगर आप ग्राफ देखें तो बहुत ज्यादा नीचे है। मैं प्लेयर्स के मामले में बात बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा नीचे नहीं। इसमें 2 फैक्टर हैं। एक हिस्टोरिकल फैक्टर है। हमने 1980 में लास्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था। वो ठीक है, बहुत सारी टीम्स नहीं आई थी, बट गोल्ड इज अ गोल्ड। 75 में वर्ल्ड कप जीता, 75 का वर्ल्ड कप, 80 का गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में, वो एक अपना लास्ट गोल्डन फेज था। उसके बाद 82 में हम होस्ट करते हैं एशियन गेम्स को दिल्ली में, और फाइनल बहुत भूलने वाली शिकस्त हमें पाकिस्तान देता है 7-1, वो एक इनफेमस मैच। 75 का वर्ल्ड कप, 80 का ओलंपिक गोल्ड मेडल, उसका यूफोरिया, वो 82 एशियन गेम्स की हार, क्योंकि बड़ी हार थी और पाकिस्तान के अगेंस्ट मिली हुई बड़ी हार और बड़ी जीत हमेशा याद रहती है। वो हार आज भी याद है लोगों को। वो यूफोरिया वहां पे काफी हद तक टूटा था 82 में। 83 में हमने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत लिया अनप्रेसिडेंटली। दुनिया में कोई ताकत नहीं कह रही थी कि कपिल्स डेविल्स जाके जीतेंगे। वो एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट था जब हॉकी का ग्राफ नीचे गया, क्रिकेट का ग्राफ ऊपर गया। दूसरी बड़ी बात होती है ये कि किस स्पोर्ट में इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है और रिजल्ट कितने आ रहे हैं। पिछले 2 ओलंपिक्स में हमने मेडल जीते हैं। मैं गारंटी दे सकता हूं कि जब भी एटलीस्ट ओलंपिक्स आते हैं, लोग टीवी से चिपक कर मैच देखते हैं। और ट्रेडिशनली पिछले जो 20-25 साल से मैंने देखे हैं, या मेरी पहली वाली जनरेशन जो बात किया करती थी, इंडिया में ओलंपिक देखने का मतलब तो हॉकी, एक कॉमन बात थी। ओलंपिक आंदे पे ने हॉकी की करेगी, बहुत कॉमन बात थी पंजाब में और ऑल ओवर इंडिया। आई एम श्योर वो मेडल नहीं आ रहे थे तो लोगों का इंटरेस्ट नीचे जा रहा था। बीच में ड्रीम टीम बनी हमारी 2001-2002 में, जुगराज सिंह, धनराज पिल्ले, गगन, दिलीप, प्रभजोत, दीपक ठाकुर। वो ड्रीम टीम ने एशिया लेवल पे बड़ा कुछ करना शुरू किया, वर्ल्ड लेवल पे जाके अच्छा करना शुरू किया। तब हॉकी का ग्राफ ऊपर गया। उसके बाद 2000 और 2004 ओलंपिक्स ऐसे थे जब हम मेडल जीत सकते थे, नहीं जीत पाए। 8 में हम क्वालिफाई नहीं किए, तो वो ग्राफ तो नीचे आएगा। उसमें अब गलती किसी की नहीं है, प्लेयर्स गए हैं, अपनी तरफ से जोर लगाया, नहीं मेडल आए, कुछ कमियां रही होंगी, तब फेडरेशंस की भी लड़ाइयां चल रही थी। रियो ओलंपिक्स में आके हमने क्वार्टर फाइनल खेला, पिछले कई बार से बेहतर परफॉर्म किया, देश में इंटरेस्ट बना। टोक्यो ओलंपिक्स जब हम खेलने गए, हम मेडल के दावेदार नहीं थे, पर हमने मेडल जीता। पेरिस ओलंपिक्स में हम डिफेंडिंग ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बन के गए, और वो सेमीफाइनल हम जीत सकते थे। जर्मनी वाला रंग बदल सकता था, रंग बदल सकता था, बट स्टिल हमने लगातार 2 ओलंपिक मेडल जीते, तो ग्राफ ऊपर जाता है। क्रिकेट में हम ठीक है, 83 के बाद 2007 में T20 और 2011 में बड़े लंबे गैप के बाद मेडल आया, लेकिन उसके बीच का जो फेज था उसमें इन्वेस्टमेंट हुई है। बोर्ड ने बहुत जोर लगाया है, इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं, जिससे खिलाड़ियों का भला हुआ है। जो स्पोर्ट टीवी पे जितना ज्यादा दिखेगा, जितना ज्यादा मार्केट किया जाएगा, हॉकी भी दिख रही है, पर मार्केटिंग कितनी कर रहे हैं, एग्जैक्टली स्पॉन्सर्स क्या तैयार हैं हॉकी में पैसा लगाने को। हीरो एक स्पॉन्सर है, मैं कभी उनसे किसी पर्सन से मिला नहीं हूं, लेकिन उनका सबका थैंक यू है। उड़ीसा सरकार का बहुत बहुत थैंक यू है।
सहारा ग्रुप ने बहुत टाइम तक हॉकी को स्पॉन्सर किया है, उन सबका थैंक यू है, बट वी नीड मोर स्पॉन्सर्स। बिल्कुल। जितने ज्यादा कॉरपोरेट्स आएंगे, जितनी ज्यादा मार्केटिंग होगी, जितनी ज्यादा आप इवन लोकल लैंग्वेज में कमेंट्री करवाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। और सी T20 क्यों पॉपुलर हुआ? छोटा फॉर्मेट है, आप 5 दिन 3 सेशन क्रिकेट देखते हो और 3 घंटे क्रिकेट देखते हो। हॉकी तो ऑलरेडी 60 मिनट का गेम है, इट गिव्स यू इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। 60 मिनट में अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच 8 गोल देख लिया, और क्या चाहिए हमें? बिल्कुल। तो ये तो टेलर मेड स्पोर्ट है टीवी के लिए और जेंजी के लिए, जो कुछ मिनट कुछ घंटे का जिनका अटेंशन स्पैन है। तो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर को आना पड़ेगा। आप, मैं जो किसी भी तरीके से मीडिया से जुड़े हुए हैं, अपने लेवल पे और बूस्ट करना पड़ेगा। हॉकी तो टेलर मेड है फेमस होने के लिए। लेकिन सर टेलर मेड तो है, आपने सही कहा, बट यहाँ पे से सवाल ये आता है ना कि क्रिकेट में आप देखिए कितनी आबादी क्रिकेट खेलना चाहती है। आप यूपी, एमपी, दिल्ली, पंजाब, आपने पंजाब देखा ही है, वहाँ पे कितना मतलब लोग क्रिकेट खेलने के लिए मतलब उतावले हैं। हालांकि वहां से हॉकी के प्लेयर भी निकलते हैं, ये नहीं कह सकते कि पंजाब में हॉकी खेलने वाला नहीं है, और पूरे देश भर में है। लेकिन सर एक ये भी बात है जो हमें देखने में आती है और कड़वा सच है कि हॉकी खेलना नहीं चाहते लोग, मतलब कम खेलना चाहते हैं क्रिकेट, क्योंकि इतना मतलब मार्केट भी इतना बड़ा बन गया है, पैसा भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि आपने जैसे T20 की बात की कि IPL आ गया है, DPL आ गया है, DPL से भी नीचे वाली कोई लीग आ जाएगी, क्रिकेट लीग आ जाएगी, वहां पे टेनिस बॉल लीग आ जाएगी, मतलब लीग सी इतनी होगी ना, और वहां पे पैसा इन्वॉल्व है, बात सारी पैसे की है सर। और इंडिया में आपको पता है पैसा बोलता है सर, इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में पैसा बोलता है, लेकिन इंडिया में सर अलग सिस्टम है थोड़ा ना। नहीं, इंडिया नहीं, सी कोई भी बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल मैं और आप जब पढ़ रहे थे, अगर मान लीजिए हमने कोई बिजनेस करना है, मान लीजिए सोच रहे हैं कि दुकान खोलेंगे जी, तो पहला क्वेश्चन तो यही होगा ना कि कौन सा बिजनेस करोगे जिसमें प्रॉफिट मिलेगा आपको। एंड ऑफ द डे सबको करियर बनाना है, चाहे आप बिजनेस में जाइए, चाहे आप हम दोनों की तरफ प्रोफेशनल बनिए, चाहे आप स्पोर्ट्स पर्सन बनिए। तो जब एक प्लेयर ऐसा है जिसे मालूम है कि क्रिकेट अगर मैं स्टेट लेवल या नेशनल लेवल भी खेल गया तो इतना पैसा मैं 10 साल में कमा लूंगा जिससे मेरी पूरी जिंदगी संवर जाएगी, तो ऑब्वियसली वो क्रिकेट में जाएगा। बिल्कुल। बट आई डोंट बाय दिस फैक्ट कि हॉकी कोई खेलना नहीं चाहता। जिन स्टेट्स का आपने नाम लिया, पंजाब, MP, UP, हरियाणा जोड़ लो, उड़ीसा जोड़ लो, झारखंड जोड़ लो, कर्नाटका जोड़ लो, सम पार्ट्स ऑफ MP जोड़ लो, तमिलनाडु जोड़ लो। चलो मैं और आप पंजाब में पले बड़े हैं, पंजाब के ना किसी भी रेलवे स्टेशन पे आप सुबह 6 बजे जाके खड़े हो जाना, आपको हॉकी का किट बैग टांगे हुए, स्पेशली मजा और दुआबा जोन में, जलंधर, अमृतसर वाली जो बेल्ट है ना, आप किसी भी छोटे शहर के रेलवे स्टेशन में जाके देखना, साडे मुंडे किट बैग टंगे ट्रेन पकड़ रहे होंगे कि जलंधर जाके सुरजीत एकेडमी में प्रैक्टिस करनी है, राउंड ग्लास एकेडमी में जाना है, या अमृतसर की एकेडमी में हमने जाके प्रैक्टिस करनी है। आप नंबर्स का कंपैरिजन करेंगे कि कितने बच्चे हॉकी खेलते हैं, कितने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो वो अनफेयर है। सिमिलरली अगर आप इंग्लैंड में जाएंगे, वहां फुटबॉल की क्रिकेट से तुलना करेंगे तो वहां क्रिकेट बहुत नीचे है, फुटबॉल बहुत ऊपर है। बट दोनों में अच्छे हैं सर, वो ऐसा नहीं कहना पड़ेगा कि क्रिकेट में अच्छे नहीं है, फुटबॉल में अच्छे। नेदरलैंड्स में जाएंगे, नेदरलैंड्स क्रिकेट खेल रहे हैं, वहां हॉकी और क्रिकेट की तुलना करेंगे तो जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। हर देश में नंबर 1 और नंबर 2 खेल होता है। हॉकी में इतने बच्चे जरूर खेल रहे हैं जितने देश को चाहिए, आई एम श्योर, और आए तो और भला होगा। बट उसमें एक फैक्टर वो भी है ना कि जहां आपको ज्यादा पैसा दिखेगा, मन तो वहीं मतलब करेगा। सर तो फिर शॉर्टकट अपनाया जा रहा है ना सर, क्योंकि इजी भी लगता है ना। क्रिकेट में क्या करना है सर, मतलब हालांकि ठीक है, नहीं क्रिकेट में क्रिकेट इजी कैसे है? नहीं इजी नहीं मैं कह रहा सर, टेक्निक है, हर चीज की टेक्निक है, बॉलिंग करने की टेक्निक है, क्रिकेट में कंपटीशन कितना है, कंपटीशन इतना है। लेकिन सर फिर भी अगर हॉकी का देखा जाए, 90 मिनट, अगर आज के किसी खिलाड़ी को, अगर आप दिल पे हाथ रख के बताइए, किसी क्रिकेट के प्लेयर को 90 मिनट तक हॉकी खेलने के लिए कहेंगे, क्या वो खेल पाएगा? उतना उनके अंदर मतलब स्टेमिना या फिर फिटनेस लेवल नहीं। यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। स्टेमिना क्रिकेटर्स में बहुत है, स्टेमिना हॉकी प्लेयर्स में भी बहुत है। सी, बच्चा जो खेल के बड़ा हुआ, अब किसी ने मान लीजिए अगर 5 दिन की क्रिकेट खेलनी है, वो उस अकॉर्डिंगली ट्रेन करेगा। जिसने 60 मिनट की फेयर्स हॉकी खेलनी है तो उसकी ट्रेनिंग का लेवल अलग होगा। इनफैक्ट अभी कुछ महीने पहले विराट कोहली ने कहा था कि जो एक हॉकी प्लेयर की जो उसकी जो एंड्योरेंस है, स्ट्रेंथ है, वो हमसे कई गुना ज्यादा है। वेरी गुड ऑफ विराट। उसका रीजन ये है कि आप ट्रेन उस अकॉर्डिंगली कर रहे हो। क्रिकेट में जब आप बॉलिंग कर रहे हो, फील्डिंग कर रहे हो, तो आपको उतना नहीं दौड़ना। जब आप बैटिंग कर रहे हो तो आपको दौड़ना है, जब बैटिंग नहीं कर रहे हो चुपचाप बाहर बैठे हो। हॉकी में जब आप फील्ड में हो, अगर 60 में से 40 मिनट एक प्लेयर खेल रहा है अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूट रूल, तो 40 मिनट दौड़ रहा है, तो वो ट्रेनिंग उस हिसाब से करेगा। तो ये एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का कंपैरिजन है। मतलब जो गोल है फिर उसी हिसाब से प्रिपरेशंस जो हो रही है सारी। आप IAS की तैयारी कर रहे हो या आप 10th क्लास के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो,
तैयारी में फर्क आएगा ना। सेम क्रिकेट और हॉकी में है। क्रिकेट वाले अपने हिसाब से मेहनत करते हैं, अचीव करते हैं, हॉकी वाले अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं। आपने सर विराट कोहली का जिक्र किया, कभी सर मुलाकात हुई विराट कोहली? अभी तक तो नहीं हुई। आई होप कभी हो। मैं तो इनफैक्ट चाह रहा हूँ कभी बैठ के पंजाबी में उनसे इंटरव्यू करूं, बिकॉज ही लव्स पंजाबी कमेंट्री। बहुत ज्यादा सर, बहुत पसंद मैंने करते उनके रिएक्शन जरूर देखे हैं। वो एक बार सुरेश रैना ने, एक अनंत त्यागी ने और रॉबिन उथप्पा ने उनका इंटरव्यू किया था और हमें मेरी पंजाबी कमेंट्री सुनाई थी। अच्छा, वो खुद पंजाबी हैं, घर में पंजाबी बोलते हैं। सर बराड़े को नहीं बोल दिया था? हमारे कोच ने भी जान 20 साल हो गए थोड़े कोच ने भी जानता। वो कितना वायरल हुआ था। करेक्ट। मैं तो चाहता हूँ एक दिन कुर्सियां रिवर्स हो, मैं इधर बैठा हूँ, विराट कोहली यहाँ बैठे हो। नहीं सर, आपके मुंह में घी शक्कर होगा ऐसे। आप अगर जिस लाइन पे आप जा रहे हैं, जिस दिशा में आप जा रहे हैं, एक दिन आप, मुझे लगता है कि ये चीज होगी आपकी कामयाब। लेकिन सर क्योंकि विराट कोहली का मैंने जिक्र किया है, आप ऐसे प्रोफेशन में आप हैं, एक ना आपको मतलब एक लाइसेंस मिल जाता है, मतलब लाइसेंस का एक अल्टरनेट, बट इसका और कुछ हो सकता है। आप रीच हो जाती है आपकी क्रिकेटर तक पहुंचने की, क्योंकि आप कमेंटेटर हैं। आप जब मैदान पे कमेंट्री कर रहे होते हैं, फिर आप प्लेयर्स भी आते हैं आपके साथ बात करने के लिए। तो कैसा सर देखते हैं, खिलाड़ी का किसी से मुलाकात हुई, किसी का मतलब किस तरीके से नजरिया आपका रहता है प्लेयर को लेके? कुछ अंदर की बात, कुछ आपको पता है ऐसे कुछ किसी खिलाड़ी के बारे में कि यार मैंने एक बाउंड्री ड्रॉ की हुई है, चाहे वो क्रिकेट है। क्रिकेट मैंने ज्यादा कवर किया है स्टूडियो से, तो स्टूडियो में तो आप प्लेयर से मिलेगी नहीं। ग्राउंड में मैंने स्टेट लीग्स की हुई हैं, उसमें बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो खेलते हैं आईपीएल और इंडिया, उनसे मुलाकात होती है। कबड्डी मैंने सारी ग्राउंड से कवर की है, हॉकी बहुत ग्राउंड से कवर की है। और मेरी खुशकिस्मती है कि हॉकी और कबड्डी के सुपर डुपर लेजेंड्स के साथ दोस्ती वाले रिश्ते भी हैं। बट एक मैं बाउंड्री ड्रॉ करके रखता हूँ। रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, एथलेटिक्स है, मल्टी इवेंट सर। हाँ, नहीं वो काफी मल्टी स्पोर्ट्स कवर किए हैं। टोटल खुशकिस्मती है कि देश के बहुत बड़े बड़े ओलंपियन से, ओलंपिक विनर से, लेजेंड से दोस्ती है, फ़ोन है, व्हाट्सएप है, मुलाकात होती है। बट एक मैं बाउंड्री कॉन्शियसली ड्रॉ करता हूँ कि प्लेयर और मेरा रिलेशन एक प्लेयर और कमेंटेटर का होना चाहिए। वो हो सकता है कोई बात मुझे बता दें, बट मैं दूसरे कान से निकालता हूँ। सी, एवरी प्लेयर इज अ ह्यूमन। उसमें बहुत अच्छी चीजें होंगी तभी वो इतना बड़ा प्लेयर बने, उसने बहुत मेहनत की है, सैक्रिफाइसेस, कुर्बानियां की हैं, तभी इस लेवल पे पहुंचा है। बट उसकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी अच्छी बातें भी होंगी, कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो किसी को खराब लगे। तो मैं उन चीजों को अपने कानों में नहीं जाने दूंगा, ताकि कल उस प्लेयर की जब मैं कमेंट्री करूं, जब वो मेरे खेलता दिखाई दे, तो कोई बायस ना आए मेरे मन में। तो मैं, हो सकता है कि 10 लोगों के लिए अच्छा हूं, 90 लोग हो सकता है मुझे खराब समझें। हो सकता है एक प्लेयर को 90 लोग अच्छा समझे, 10 लोग उसको खराब समझें। किसी का बिहेवियर किसी के लिए कैसा भी हो सकता है। तो वो बायस मेरे लिए नहीं आना चाहिए। किसी एक प्लेयर को सोशल मीडिया पे एक साइड के लोग पसंद कर रहे हैं, दूसरी साइड के पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं, इट डज नॉट कंसर्न मी, इट शुड नॉट कंसर्न मी। जब किसी प्लेयर ने जर्सी पहन ली जिसके आगे इंडिया लिखा हुआ है या पीछे इंडिया लिखा हुआ है, वो किसी भी स्पोर्ट में है, किसी भी लेवल पे है, वो सारे प्लेयर मेरे लिए सेम है। या अगर किसी प्लेयर ने पंजाब किंग्स की जर्सी पहनी और मैं पंजाबी कमेंट्री में उसका चीयर लीडर हूं, तो वो फिर मेरे लिए मैटर नहीं करता कि वो क्रिकेट के मैदान के बाहर क्या कर रहा है। ये मैंने एक बाउंड्री ड्रॉ करके रखी है ताकि मेरे प्रोफेशन में, मेरी कमेंट्री में उसका असर ना पड़े। सर मैं अब बात करता हूँ कुछ आपकी जो खास आपने कमेंट्री में कुछ चीजें कही हैं। एक तो सरपंच साहब वाला नाम, जो बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बताया था। हरमनप्रीत को जब बुलाया था उन्होंने, तो बताइए कि सरपंच साहब क्या चल रहा है, जब वो जीत के आए थे। तो इसको कैसे देखते हैं सर कि मतलब एक कमेंटेटर जो लाइनें बोलता है, बाद में वो मतलब हाईलाइट हो जाती है और बाद में फिर वायरल हो जाती है, और दूसरे लोग इवन पीएम तक, आपके प्राइम मिनिस्टर तक उसको जिक्र करते हैं उस चीज का। पीएम साहब के साथ तो मेरा अगेन मुलाकात मेरे हैं, तो क्या पीएम साहब से कभी मिलूंगा, बट एक बड़ा प्यारा रिश्ता है। टोक्यो ओलंपिक्स में हमारा लड़कियों का हॉकी टीम का क्वार्टर फाइनल मैच था ऑस्ट्रेलिया से, हमने जीता था 1-0। उसमें मैंने मैच के स्टार्ट में और एंड में भारत की शेरनियां बोला था कि भारत की शेरनियां तैयार है मैच खेलने के लिए, और भारत की शेरनियां जीत गई हैं। बाद में पीएम साहब ने वो ट्वीट किया, भारत की शेरनियां। वो ऐसा वो वर्ड फेमस हुआ। चलो वो सरपंच साहब जितना नहीं हुआ, लेकिन अभी भी जितनी हमारी फीमेल प्लेयर्स हैं वो अपने सोशल मीडिया पे हैशटैग लगाती हैं भारत की शेरनियां। तो उस वर्ड को पीएम साहब ने बड़ा बना दिया। और सरपंच साहब तो खैर उसका दायरा इतना, सर तो पंजाब में सर हर बच्चे की जुबान पर ये नाम है, पूरे इंडिया में। मतलब पहला क्रेडिट तो हरमनप्रीत सिंह का है, क्योंकि 10 गोल करके हरमन पेरिस ओलंपिक के टॉप स्कोरर रहे। हम नोटोरियसली मशहूर थे कि लास्ट मोमेंट में गोल खा के हारेंगे। हरमन ने उल्टा कर दिया, वो लास्ट मोमेंट में गोल करके मैच जितवाते थे। तो मैच में 4-5 पेनल्टी कॉर्नर ले रहे हैं, 2 गोल कर रहे हैं, तो 10 बार मेरे मुंह से सरपंच साहब निकल रहा है, वो मैच जितवा रहे हैं। फिर पीएम साहब ने अगेन उनको सरपंच साहब बोला, तो जिनको नहीं पता था उनको भी पता चल गया कि हरमन सरपंच साहब हैं। फिर आपके मीडिया वालों ने वो रिसर्च करनी शुरू की कि वर्ड आया कहाँ से। फिर हरमन के साथ थोड़ा सा मेरा नाम चल गया। तो ऑल क्रेडिट टू हरमन। ऑब्वियसली शब्द को बड़ा
खिलाड़ी बनाता है। हम तो अपने काम में, आप भी मैं भी, हाँ जी। खिलाड़ियों को बड़े विशेषण देते हैं। वो विशेषण तब बड़ा बनता है जब प्लेयर परफॉर्म करे, और ओलंपिक से बड़ा इवेंट दुनिया में नहीं है। हरमन ओलंपिक के टॉप स्कोरर बने, कैप्टन के तौर पे मेडल लेके आए, प्लेयर के तौर पे टॉप गोल स्कोरर करके आए, फिर पीएम साहब ने बुला दिया तो पूरे देश को पता चल गया। तो ये पूरा क्रेडिट इन लोगों का है। आई फील लकी, मेरी खुशकिस्मती है, ज़बान पे सरस्वती माँ बैठी होगी कि ये शब्द इतना बड़ा बना, और थोड़ा चलो लोगों ने प्यार मुझे दिया। एक और खिलाड़ी है सर जिसको लेके आपने कहा था, ये सरपंच साहब, हाँ, श्रेयस अय्यर और शिखर धवन। ये ज्यादा लोगों को नहीं पता। पहली बार मैंने अगर किसी को सरपंच साहब कहा था वो थे शिखर धवन। अच्छा। 2023 की आईपीएल में पहली बार पंजाबी कमेंट्री हुई। तो एज अ पंजाबी कमेंटेटर मेरे लिए चैलेंज ये था कि हिंदी कमेंट्री से हम अलग कैसे साउंड करें, किसी को ये ना लगे यार कि जो चीज हिंदी में चल रही है वही पंजाबी में चल रही है। तो मैंने और हमारे साथियों ने मिलके कुछ नया करने की कोशिश की। बहुत सारी चीजें पहली बार बोली, कमेंट्री का अंदाज नया शुरू किया। उसी चक्कर में आई थिंक फ्लो में किसी एक मैच में शिखर धवन को मैंने सरपंच साहब कहा। अब 23 के आईपीएल में पंजाब की परफॉर्मेंस एवरेज थी, तो वो शब्द भी थोड़ा ही चला। उसके बाद 24 के ओलंपिक्स आए, उसमें हरमन ने परफॉर्म किया, वो वर्ड बड़ा बन गया। फिर 25 के आईपीएल में श्रेयस अय्यर कप्तान बनते हैं पंजाब की टीम फाइनल पहुंचती है, तो वो शब्द बड़ा बन गया, श्रेयस अय्यर सरपंच हो गए। उसको फिर पंजाब किंग्स की सोशल मीडिया टीम ने भी बिना क्रेडिट दिए अडॉप्ट कर लिया, उस पे कंट्रोवर्सी भी करवा दी, उसमें मुझे भी घसीट लिया हॉकी फैंस ने। बट ऑल सेड एंड डन। लेकिन सर इसका असल मतलब तो ये होता है ना, सरपंच तो देखो सबको पता है कि गांव का मुखिया जो होता है सरपंच होता है। Correct. कुछ लोग तो ये देखने लग गए कि यार हरमनप्रीत का किसी गांव के सरपंच है, या फिर श्रेयस अय्यर किसी गांव के सरपंच है। मतलब श्रेयस अय्यर ने खुद एक बार ये किस्सा बताया था कि लोग मुझे बता रहे हैं कि आप सरपंच हो किसी गाँव के। नहीं, श्रेयस अय्यर ने ये कहा था कि वो मोहाली में जब जा रहे थे होटल से स्टेडियम या एयरपोर्ट, तो गाड़ी रुकी तो लोग, पंजाब के लोग चूंकि कमेंट्री सुनते हैं, तो वो कमेंट्री सुन के जहन में सरपंच बैठा हुआ, तो सारे लोग बुला रहे हैं सरपंच साहब सरपंच साहब। एक बार हुआ, 2 बार, 4 बार। उसने फिर आई थिंक अर्शदीप से पूछा, यार ये लोग मुझे सरपंच क्यों कह रहे हैं, हु इज सरपंच? तो अर्शदीप ने उनको बताया, या बराड़ ने उनको बताया कि भाई सरपंच मतलब गांव का प्रधान, आप टीम के प्रधान हो तो आपको सरपंच कहा जा रहा है। तो बाद में श्रेयस को समझ में आया होगा कि कमेंटेटर्स मुझे सरपंच बुला रहे हैं, तो उसको सुन के जनता उनको सरपंच बुला रही है। हरमन के केस में, अब हरमन का तो लोगों को पता है कि पंजाब के गांव से आते हैं, वो तिम्मोवाल से। लोगों को लगा शायद हरमन या उनके पिता अपने गांव के सरपंच हैं। तो वो लेटर ऑन जब न्यूज आर्टिकल आए, जब लोगों ने मेरा इंटरव्यू किया या हरमन का इंटरव्यू किया, तो वहां पता चला कि ये उनको एक एडजेक्टिव दिया गया है सरपंच साहब का, क्योंकि वो इंडियन टीम के लीडर हैं। तो मेरे लिए मतलब जो बाद में मैंने रियलाइज किया कि 2 लोग सरपंच रहेंगे, एक जो इंडियन टीम का कैप्टन है, एक जो पंजाब किंग्स का कैप्टन है, जो अभी हरमनप्रीत सिंह है और श्रेयस अय्यर हैं। तो ये ओरिजिनल यही 2 सरपंच है। लेकिन सर आप एक चीज मैंने देखी है, आपकी तस्वीरें, मैंने वीडियोस भी काफी देखी है, आपको सम्मानित किया गया था हॉकी टीम की तरफ से, बुलाया गया था आपको स्पेशली। आपके वो वायरल मूवमेंट के बाद, या फिर आपके मतलब जो इतने समय से आप कमेंट्री कर रहे हैं? नहीं, वो वायरल मूवमेंट के बाद था। वो जो वीडियो था वो दरअसल पेरिस ओलंपिक्स के पहले श्रीजेश ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी। हाँ जी। तो ओलंपिक्स के ठीक बाद अपने हॉकी इंडिया ने वो एक उनका फेयरवेल फंक्शन किया था। अच्छा। सो फेडरेशन ने मुझे कॉल किया कि अगेन वो वायरल मोमेंट हो गए थे, सब कुछ हो गया था। तो फेडरेशन ने मुझे कहा कि ये श्रीजेश का फेयरवेल फंक्शन है और बाकी प्लेयर को हम सम्मानित कर रहे हैं, सो वी वांट यू टू एंकर इट। अच्छा। तो मैं वहां पे एक एंकर की हैसियत से गया था। अच्छा। सो उसमें क्या हुआ, चूंकि सारी फेडरेशन तो पेरिस बैठी हुई थी जी। वो कमेंट्री तो सुन नहीं रहे हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया देख रहे हैं। कमेंट्री तो आप इंडिया में बैठ के सुनेंगे ना, वो तो लाइव स्टेडियम में मैच देख रहे थे। तो उस जो वो फंक्शन चल रहा था, तो मैं तो एंकर था, तो मेरा काम था श्रीजेश को स्टेज पे इनवाइट करना, कोच को इनवाइट करना, मनप्रीत को इनवाइट करना, दिलीप तिर्की साहब को इनवाइट करना, बोलना, अपनी बातें बताना, क्वेश्चन आंसर करना। उस चलते हुए फंक्शन में जो हमारे सेक्रेटरी हैं फेडरेशन के, भोलानाथ सिंह जी, वहां पे उनको रियलाइज हुआ कि जो सरपंच साहब इतना बड़ा सोशल मीडिया पे फेमस हुआ है, ये सुनील तनेजा ने दिया जो स्टेज पे खड़ा हुआ है। अच्छा। दैट वाज द मोमेंट भोलानाथ जी रियलाइज्ड। अच्छा। दिलीप तिर्की साहब, फिर ऑन द स्पॉट आपको बनाया गया प्रोग्राम। सो वो क्या हुआ, पूरी की पूरी टीम, जब प्रोग्राम खत्म होने वाला था, पूरी टीम खड़ी थी ग्रुप फोटो के लिए। तो बाय दैट टाइम भोलानाथ जी हैड रियलाइज्ड, या दिलीप तिर्की साहब ने उनके कान में बता दिया होगा कि सरपंच साहब इन्होंने दिया है। तो वेरी नाइस ऑफ हिम, भोलानाथ जी खुद चढ़ के स्टेज पे आए, मुझे कहने लगे कि आप प्लेयर के साथ जाइए। अच्छा। मैंने कहा सर फिर माइक पे कौन बोले, आप जाइए जाइए जाइए। तो वहां श्रीजेश और हरमन खड़े थे, उनके बीच में जैसे ही मैं पहुंचा, उन्होंने, भोलानाथ जी ने माइक पकड़ के अनाउंस किया कि हरमन देखिए, इन्होंने आपको इतना बड़ा नाम दिया है, इतना फेमस किया है, आप इनको सम्मानित कीजिए। तो मैं सोच रहा था कि मेरा काम, मैं तो यहाँ पे होस्ट हूँ, मुझे इन्होंने गेस्ट बना के सम्मानित किया, एंड मतलब
नहीं, खूबसूरत पल था वो तो सर, जब हरमन देखा और हमने। श्रीजेश से आपको सम्मान मिले, ये तो मोमेंट है, मोमेंट ऑफ माई लाइफ हाँ, टाइम है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि दोस्त हैं कई आपके मतलब बड़े इस जी, टाइम जी। में, लेकिन ये चीज़ तो सर बहुत बड़ी थी। बहुत बड़ी बात एक है। टीम वहाँ पे खड़ी है और जो मेडल जीत के आई है ओलंपिक का, वो आपको सम्मानित ऐसे कर और दिया। उनके घरों में 2-2 मेडल टंगे हुए हैं, हरमन के, मनप्रीत के, मनदीप के, श्रीजेश के। हम ठीक है वो छोटे भाइयों जैसे हैं, पर हमारे सुपरस्टार हैं, हाँ। हमारे हीरोज हैं। तो आपके हीरोज जब आपको जप्फी डाल के थैंक यू पाजी बोलते हैं, हाँ। उसी फंक्शन में ना, फंक्शन शुरू होने से पहले जब हम ग्रीन रूम में बैठे थे, प्लेयर्स आए, तो ऑब्वियसली सब मुझे जानते हैं, मैं सबको जानता हूँ, सब बधाइयाँ दे रहे थे। आई थिंक हार्दिक ने, हरमन ने भी और जर्मनप्रीत सिंह ने भी, तीनों ने मुझे कहा पाजी आधी जनता आपके लिए हॉकी देखती है। अब मैं कहा यार क्या बात कर रहे हो, 99.9% लोग हॉकी देखते हैं कि आप खेल रहे हो, इंडिया का मेडल आए इंडिया को। नहीं पाजी अद्धी जनता ਤੁਹਾਡੇ वास्ते देखते, उसकी कमेंट्री बड़ी वो बढ़िया बांध कर के रखना सर, अभी अब जो हमारी ऑफ कैमरा जो बात हो रही थी, वो बांध के रखने वाली जो कि सर कैलिबर होना चाहिए ना। मैं तब भी नहीं वो मानता कला था, होनी मैं अभी भी चाहिए। नहीं मानता हूँ। सी कमेंटेटर है कैटलिस्ट, मैं या कोई भी कमेंटेटर, हमारा काम है उस चीज को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना, लोगों को ये लगे कि मैं बोल रहा हूँ, सुनील नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ, वो हमारा काम है। तो चलो मैं काम कर रहा हूँ। एक मोमेंट है जब ओलंपिक मेडल विनर खुद आके कहता है कि पाजी आपके लिए लोग देख रहे हैं, वो उसका प्यार है जो मुझे दे रहा है। तो उस प्यार के बहुत मायने हैं। जर्मन ने तो इनफैक्ट मुझे इंस्टा पे मैसेज करके कहा था, पेरिस में बैठे हुए, पाजी 50% जनता ਤੁਹਾਡੇ वास्ते मैच देख दिया। और मैं क्या भरावा 100% जनता आपके लिए देखती है। हरमन ने गले लगा के बोला, तो ये मेरे लिए ये मेरा मेडल है कि मेरे सरपंच साहब ने, देश के सरपंच साहब ने मुझे कहा कि लोग आपके लिए सुनते हैं। सच नहीं है, पर ये मेरा मेडल है जो मुझे हरमनप्रीत अच्छा ने पाजी, दिया। आपका इतना प्यार है सब खिलाड़ियों से, आपने कभी कोई एडवाइस दी हो हॉकी को लेके या कुछ ऐसा? मतलब वो तो खैर प्लेयर है ही, उनको सब चीजें पता ही हैं, लेकिन कभी आपने कुछ पर्सनल ऐसा लगा हो, कुछ एडवाइस देनी चाहिए किसी प्लेयर को? यार देखो, स्पोर्ट को लेके तो मैं कोई एडवाइस नहीं दे सकता, मेरा हक ही नहीं है। स्पोर्ट खेलना कैसे है, क्या इंप्रूवमेंट उससे करनी हटके है। कुछ? एक दो कबड्डी प्लेयर्स को मैंने जरूर कहा था। कबड्डी के अगेन बहुत बड़े प्लेयर हैं, प्रदीप नरवाल, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रो कबड्डी के सबसे बड़े स्टार हैं। आई थिंक वो जब पहली या दूसरी बार उन्होंने टाइटल जीता पटना पायरेट्स में, तो मैं स्टेडियम में था, मिले बाद में, अगेन जाके सबसे बधाई दी, फोटो ली। तो ऐसे ही मेरे मन में चूंकि बहुत सम्मान है प्रदीप के लिए और सारे प्लेयर्स के लिए फॉर दैट मैटर, तो मैंने प्रदीप को एक सजेशन दिया था, एडवाइस नहीं दे सकता, सजेशन दिया था। मैं कहा प्रदीप भाई हो सके ना तो सोशल मीडिया से दूर रहना, अच्छा। उसके बिना गुजारा नहीं है। मैनेजर हायर कर लो, उनको चलाने दो, आप मत देखना लोग आपके लिए क्या बोल रहे हैं, अच्छा भी बोलेंगे बुरा भी बोलेंगे, उसको नहीं देखोगे ना तो आपका खेल लंबा चलेगा, आपके खेल पे अफेक्ट नहीं होगा। तो कुछ और जो प्लेयर मुझसे पूछते हैं, आई मीन नाइस ऑफ देम, ग्रेट ऑफ देम, जो पूछ लेते हैं, तो उनको यही एडवाइस देता हूं कि सोशल मीडिया से खुद को अफेक्ट मत होने देना, क्रिटिसिज्म को दिल पे नहीं लेना और तारीफ को दिमाग में नहीं चढ़ने देना। बस ये मैं सिर्फ एक सजेशन दे सकता हूँ जिस किसी ने मांगी है मुझसे। बस तो सर हॉकी से हटकर जैसे क्रिकेट में जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं, क्योंकि मतलब इस समय जो नाम सबसे ज्यादा फेमस है वो वैभव सूर्यवंशी का है, आपने सर मतलब ऑब्जर्व किया है, खेलते हुए देखा कभी उनकी बड़ी मतलब बारीकी से बैटिंग देखी उनकी? जब से वो खेल रहे हैं आईपीएल में, वो तकरीबन सारे मैचेस ही देखे हैं, एज अ कमेंटेटर देखे हैं। तो बड़ा नेचुरली बड़ा गिफ्टेड प्लेयर है। वन थिंग दैट आई लव अबाउट हिम कि निर्भीक है, वो बिंदास है। जैसे एक बार आई थिंक संजू सैमसन ने किसी इंटरव्यू में कहा था कि संजू ने उनसे पूछा कि आज वाले मैच में तुम्हारा क्या गेम प्लान रहेगा वैभव, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं भैया, पहली गेंद अगर मारने वाली होगी तो मारेंगे। बीसीसीआई के फंक्शन में था। करेक्ट। सो दिस इज जेन ज़ी। आज के जो बच्चे हैं 15-16 साल के, 20-22 साल के भी, वो निर्भीक जनरेशन है ये। तो वो निर्भीकता उन्होंने दिखाई है आईपीएल में। सो आई विश हिम अ लॉन्ग करियर। अभी तो सिर्फ 15-16 साल की उम्र है, ईश्वर करे वो अगेन और 20 साल खेलें। मतलब हम पिछली बार मजाक कर रहे थे आईपीएल के स्टूडियो में बैठ के कि जब 2040 का आईपीएल होगा, वैभव तब भी खेल रहा होगा, 2050 में भी शायद वो खेल रहे हो। तो 47 तक तो सर विकसित भारत बनाने का वो है ना हमारा, कि डेवलप इंडिया बनाना है। हाँ। तो मतलब वो देखेंगे और इंडिया मतलब उनके अंदर जब क्रिकेट हो सकता है कि वो लीड भी कर रहे हो टीम इंडिया को, उस समय एक्सपीरियंस प्लेयर बन जाएगा। लेकिन आपको लगता है सर वो सचिन बन सकते हैं या गावस्कर बन सकते हैं? लेट्स नॉट कंपेयर। गावस्कर साहब जिस एरा में खेले थे, सचिन जिस एरा में खेले, वैभव जिस एरा में खेल रहे हैं, वो तीनों अलग युग हैं। गावस्कर साहब के टाइम पे अनकवर्ड पिचेस थी, बैटर का खून निकालने वाले बॉलर हुआ करते थे, हेलमेट हुआ नहीं करते थे, टेस्ट मैच हारने से ज्यादा टेस्ट मैच बचाना जरूरी था। और वो वेस्ट इंडीज के वो इतने खतरनाक बॉलर्स के सामने गावस्कर साहब ने 700-800 रन बनाए हैं। सचिन जब आए
माहौल बदल गया था, तब वनडे क्रिकेट ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी। बिल्कुल। तब क्रिकेट का नाम था सचिन तेंदुलकर, सचिन आउट टीवी बंद। वैभव जी सेरा में आ चुके हैं, वहाँ माइन्यूट स्क्रूटनी होती है, हर पर्सन के पास फोन है, ओपिनियन है, हर पर्सन एडवाइस देने में लगा, मैं भी एडवाइस देने में लगा हूँ। मेरा क्रिकेट से मतलब मैंने कभी क्रिकेट खेली नहीं है। सो आज के प्लेयर्स पे सचिन के ज़माने में, सनी सर के ज़माने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सनी सर के ज़माने में अपने चैलेंज थे, सचिन के ज़माने में अपने चैलेंज थे। आज के चैलेंज तीनों ज़माने में हैं, सिर्फ उसका रूप बदल गया है। तो लेट हिम बी वैभव सूर्यवंशी। लेट्स नॉट से कि सूर्यवंशी सचिन बन जाएंगे या सचिन कभी गावस्कर बन पाए। तीनों को अलग अलग जगह रहने दीजिए। गावस्कर साहब इतने बड़े लेजेंड टेस्ट क्रिकेट में, मतलब जो उन्होंने करके दिखाया, सचिन ने दोनों फॉर्मेट में करके दिखाया। वैभव ने कहा है वो टेस्ट खेलेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि अभी चलो उनका फोकस वाइट बॉल पे है, तो हो सकता है वो 20 साल बाद आपको T20 के सबसे बड़े लेजेंड के तौर पे देखें। सो तीनों को अलग अलग रूप में देखें तो ज्यादा मजा आएगा। सर वैभव को ना राजस्थान ने आई थिंक 1.25 करोड़ के आसपास लिया था, और अब कहा जा रहा है कि अगर वो जाते हैं ऑक्शन में तो सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ऋषभ पंत का जो रिकॉर्ड था 27 समथिंग कुछ करोड़ का, वो भी तोड़ देंगे। वाई नॉट यार, वाई नॉट। इमेजिन, सुनो, एक बार मैंने किसी बड़े पहुंचे हुए शख्स से सुना था कि जैसे आप कह रहे थे ना यंग प्लेयर्स को एडवाइस, वो सेम चीज, एडवाइस तो नहीं, अगेन वो एक स्टेटमेंट है जो मेरे माइंड में है कि पैसे का पीछा मत करो। ये शायद वो डायलॉग भी था फिल्म का, पैसे का पीछा मत करो। जो आप काम करते हैं, बैटिंग करते हैं तो रनों का पीछा करो, बॉलिंग करते हो तो विकेट्स का पीछा करो, हॉकी फुटबॉल खेल रहे हो गोल्स का पीछा करो, या डिफेंस में मजबूती से खेलो, पैसा अपने आप आपके पीछे आएगा। तो अब आप और मैं अगर ये सोच रहे हैं कि 15 साल 16 साल का एक प्लेयर 25 26 27 28 करोड़ रुपया ले सकता है, तो इमेजिन उसने कितना अच्छा खेल के दिखाया है। तो इमेजिन उस लड़के ने अपना काम कितना अच्छा किया है कि जो इतना सारा पैसा उसका पीछा कर रहा है, विच प्रूव्स कि खरे टैलेंट की पूरी वैल्यू है आज इस देश में। और अपने सर पंजाब के अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल तो कैप्टन ही है इंडिया के, उनका फ्यूचर सर किस तरीके से देख रहे हैं? अमेजिंग यार, अमेजिंग। शुभमन 2 फॉर्मेट में इंडिया का कैप्टन है। मुझे अभी भी लगता है कि वो 3rd फॉर्मेट में भी होने चाहिए। अभिषेक शर्मा तो मतलब T20 में वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव बैटर्स हैं। और लेकिन सर वो कहते हैं कि मतलब कई बार वो फ्लूक कह जाते हैं लोग कि यार ये लोगों, कुछ तो लोग कहेंगे, क्योंकि कुछ तो लोग कहने दो, इस तरीके से हुआ सर, आपने भी देखा होगा। सो व्हाट, हमने बड़े बड़े प्लेयर्स को बड़े बड़े इवेंट में नहीं चलते हुए देखा है। जो मान लो एक T20 वर्ल्ड कप में नहीं चले, IPL में चले हैं, वहां भी तो कोई गली मोहल्ले के बॉलर नहीं थे, वहां कंपटीशन ज्यादा फियर्स है। IPL जो पर्सन परफॉर्म कर रहा है, T20 वर्ल्ड कप में कहते हैं 6 7 8 मैच खेल रहे हो, जिसमें क्वालिटी, बीमार भी हो गए थे स्टार्टिंग में, जिसमें क्वालिटी टीम्स आपको 3-4 मिलेंगी। IPL में हर टीम क्वालिटी है, रोज ट्रैवल कर रहे हो, रोज सोशल मीडिया की टीम पीछा कर रही है, सर ये बाइट, ये वो बाइट। सो कुछ तो लोग कहेंगे, जो प्लेयर परफॉर्म कर रहा है कहीं भी कर रहा है, लेट्स सेलिब्रेट इट। आपका सर कौन सा ऐसा क्रिकेट मैच और हॉकी मैच दोनों बता दीजिए कि आपको भूल नहीं पाएंगे आप उस मैच को कभी, ऐसा कोई जिसमें आप कमेंट्री कर रहे थे? यार हॉकी के तो 2 मैच हैं। एक तो टोक्यो ओलंपिक्स का, जब हमने क्वार्टर फाइनल जीता, क्योंकि हम 4 डेकेड्स के बाद टॉप 4 में गए थे, और ऑफ कोर्स ब्रॉन्ज मेडल आया, तो दैट वाज अ मोमेंट। फिर पेरिस का मैच, जब हम 9-10 प्लेयर से खेल के सेमीफाइनल पहुंचे, वो पर्सनली मेरे लिए बड़े खास हैं। क्रिकेट का 2011 वर्ल्ड कप फाइनल, 2007 का भी मान सकते हो, पर 2011 वर्ल्ड कप फाइनल, उसके थोड़े से मैं डिजिटल मीडिया पे कमेंट्री 2007 में भी कर रहा था इनफैक्ट, पर 11 वाला थोड़ा पर्सनल लगता है, क्योंकि 50 ओवर फॉर्मेट काफी सालों से हम लोग देख रहे थे, और धोनी का जो लेजेंडरी शॉट हमने देखा, ये 2 मोमेंट मुझे बड़े खास लगते हैं। अच्छा, कोई ऐसा खिलाड़ी जिसकी बैटिंग देख के या बॉलिंग देख के या फील्डिंग देख के आप कमेंट्री बॉक्स में हैरान हो गए हो एकदम से? युवराज पाजी के 6 सिक्सेस। अच्छा। 2007 के वर्ल्ड कप में। अच्छा। तब मैं कमेंट्री पैनल में था, मेरा स्टिंट नहीं था, मैं बाहर बैठा हुआ वो मैच देख रहा था। एक मार रहे हैं, 2 3 4 5 6 सिक्सेस वर्ल्ड कप में, वो भी स्टुअर्ट ब्रॉड के आगे। दैट वाज अमेजिंग। उसके अलावा बॉलिंग में तो बहुत है यार। अनिल कुंबले साहब ने दिल्ली में 10 विकेट लिए थे, तब तो मैं खैर +1 या 2 का स्टूडेंट था, घर बैठ के मैच देख रहे थे, तो 1 विकेट 2 3 4 5 6 सारी विकेट अनिल भाई ने ले ली। लकी मी, उससे कुछ साल बाद जाके अनिल भाई से मिले, बैठे, बातें की, फोटो लिया, बैठ के खाना खाया। सो वो 10 विकेट एक पारी में बहुत बड़ी बात है। कभी कमेंट्री करते करते ऐसी कोई चीज हुई कि आपकी हंसी छूट गई, बड़ी मजेदार किस्सा, कुछ ऐसा मजेदार घटना हो गई हो? ये तो पंजाबी कमेंट्री में हर बार होता है, मतलब हर स्टिंट, मतलब कुछ लोगों ऐसा होगा जो सबसे ज्यादा हंसाता होगा आपको?
राहुल शर्मा। अच्छा। राहुल पाजी और मेरी केमिस्ट्री अगेन गॉड गिफ्टेड है। मैं उनको पहली बार कमेंट्री में ही मिला था। वो मुझे सोशली जानते थे, कमेंट्री से मैं उनको ऑब्वियसली बहुत देखा है, बट हम दोनों की ट्यूनिंग बड़ी अच्छी रहती है। कुछ एक प्लेयर्स के नाम प्रोनाउंस करते हुए और पंजाबी इंग्लिश की पंजाबी और पंजाबी की इंग्लिश, तो वो राहुल और मेरे मोमेंट बड़े मतलब नेचुरली निकलते हैं और हम पेट पकड़ के हंसते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है सर, डिसएग्रीमेंट हो जाता है किसी चीज को लेके, असहमति? नॉट मच, क्योंकि सी एज अ लीड कमेंटेटर मेरा काम एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना है, उस पे अपना ओपिनियन थोपना नहीं है। अब मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूं कि क्या इस बैटर को इस नंबर पे आना चाहिए, बट उसमें फाइनल से होगा एक्सपर्ट का, जिसने गेम खेली है उसकी सेंस है। और मैं उससे अगर डिसएग्री भी करता हूं तो मैं उसको थोपता नहीं हूं कि आपका अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन है, बट एक्सपर्ट का ओपिनियन हमेशा लीड से ऊपर रहना चाहिए। वो एक जोन रहनी चाहिए उसकी। तो मैं इस पचड़े में जाता ही नहीं हूँ। अच्छा, क्रिकेट में सर और हॉकी में कोई ऐसा एक नियम जो आप बदलना चाहिए, आपको अच्छा नहीं लगता, आप कहें यार ये क्या नियम है? हॉकी में एक टाइम रूल था जब पेनल्टी कॉर्नर मिलता है, तो जो प्लेयर बेंच पे बैठे है उसको आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। अच्छा। उस टाइम पाकिस्तान में ना, ये अगेन कुछ साल पहले की बात है, सोहेल अब्बास हम सब जानते हैं, वन ऑफ द बेस्ट ड्रैग फ्लिकर थे। वो डिफेंडर उतने अच्छे नहीं थे वो। तो पाकिस्तान क्या करता था, जैसे ही पेनल्टी कॉर्नर मिला सोहेल अब्बास को अंदर भेजा, उन्होंने गोल किया, वापस आके बैठ गए, क्योंकि डिफेंस में वो उतने अच्छे नहीं थे। तो विदेशियों ने मिलके, फेडरेशन ने मिलके रूल चेंज करवा दिया। अच्छा। तो आई थिंक ये रूल चेंज हो तो अच्छा है भाई। अगर हरमनप्रीत मैदान में नहीं है, बेंच पे बैठे हुए हैं, पेनल्टी कॉर्नर मिलता है तो आप सब्स्टिट्यूट करो, उसमें क्या दिक्कत है। एक और चीज, टेनिस 3-4 अलग अलग सरफेस पे खेलते हैं। हार्ड सरफेस, हार्ड कोर्ट है, क्ले कोर्ट है, ग्रास कोर्ट है। बिल्कुल। तो हॉकी क्यों सिर्फ टर्फ पे हो रही है? ट्रेडिशनली हॉकी खेली जाती थी ग्रास पे, जब हमारे प्लेयर बड़े कमाल के थे, हमने मेडल जीते, क्योंकि हम लोग ग्रास पे बॉल धीमे ट्रेवल करती है, मैदान है, टर्फ पे तुरंत आती है ऐसे तेज, तो हमारी ड्रिबलिंग स्किल्स काम आती थी। तो टर्फ पे हॉकी रखो, ग्रास पे भी रखो। तो जो हमारे ग्रास रूट के प्लेयर हैं, जो बचपन में ग्रास पे हॉकी खेलते हैं, जिनकी ड्रिबलिंग बड़ी कमाल की, उनको स्किल दिखाने का मौका मिले। क्रिकेट में एक बड़ा अतरंगी रूल है, मतलब रूल तो नहीं, एक मेरे विचार है, जिससे मैं किसी बॉलर से पूछता हूं तो मुझे मारते हैं कि 100 मीटर से लंबा छक्का मिले तो 6 की जगह 8 रन दे दो। भाई 60 मीटर के, 55 मीटर के 6 पे भी 6 रन है और 100 मीटर पे भी 6 रन है, और 4 और 6 में 2 का फर्क है। आप जमीनी शॉट मारोगे, 0 रिस्क है, रन मिलेंगे 4। आप हवाई शॉट मारोगे, सिर्फ 2 रन एक्स्ट्रा मिलेंगे, पर उसमें 50% चांस है बैटर के आउट होने का। तो आप इतना बड़ा रिस्क लेके आप सिर्फ 2 रन का फायदा करवा रहे हो। बिल्कुल। तो कम से कम कुछ रिवॉर्ड तो दो ना। अगर 100 मीटर से लंबा तो 8 रन दे दो। आई नो बॉलर मुझे मारेंगे। आपका सर फेवरेट प्लेयर, फेवरेट क्रिकेटर बता दीजिए, हॉकी प्लेयर कोई। क्रिकेट में तो क्रिकेट के प्रभु सचिन तेंदुलकर हैं, क्योंकि उन्होंने उनके एरा में क्रिकेट देखी, खेल से प्यार हुआ। हॉकी में तो बहुत हैं यार, मतलब जिनको मैंने देखा है और जिनसे कमेंट्री भी की है, जिनके मैचेस में, धनराज पिल्ले सबसे पहला नाम, गगनजीत सिंह, आई लव गगनजीत बैक हैंड शॉट, दीपक ठाकुर, जुगराज पाजी, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स। वो एक्सीडेंट से उनका करियर छोटा पड़ गया, अदरवाइज वो उनका करियर कहाँ जाता। दिलीप तिर्की, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स आई हैव सीन। मैं थोड़ा लालची हूँ तो बहुत सारे प्लेयर हैं। सरदार सिंह, वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स जो हमने देखे हैं। आज की टीम में मनप्रीत सिंह, इनसेन फिटनेस, 4 ओलंपिक खेल रहे हैं, बड़ा अच्छा खेलते हैं, आउटस्टैंडिंग प्लेयर। जर्मनप्रीत, मनदीप सिंह, हरमन, तो अभिषेक भी है, लड़का अभिषेक है, हरमन का और मेरा प्यार लोग जानते हैं। श्रीजेश, वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स जो हमने पूरी हिस्ट्री में पैदा किया है। तो हॉकी में तो मैं पूरी लिस्ट बना सकता हूँ, इतने प्लेयर पसंद है। फेवरेट कमेंट्री पार्टनर आपका कोई? बहुत सारे हैं। कबड्डी में संजय बनर्जी, अच्छा, बड़ी अच्छी हमारी जोड़ी रही है। क्रिकेट में मनिंदर सिंह, हिंदी में। अच्छा। पंजाबी में बहुत सारे हैं। राहुल के साथ मेरी ट्यूनिंग बहुत ज़्यादा बैठी है। हॉकी में जुगराज पाजी के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती भी है, ट्यूनिंग भी है। सिद्धार्थ पांडे के साथ बड़ी अच्छी ट्यूनिंग है। दूसरे और कई स्पोर्ट्स में बहुत सारे लोग मिलते हैं। अच्छा, ये जो सवाल है ना सर, इसका मुझे लगता है जवाब मुझे पता ही है। अगर कमेंट्री नहीं करते तो क्या करते? डॉक्टर बनते? मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठ के प्रैक्टिस कर रहा होता, लोगों को आयुर्वेदिक दवाइयां दे रहा होता। आप सर डॉक्टर बनते तो मतलब है भी, आपने 5-6 महीने आई थिंक करी भी है आयुर्वेदिक डॉक्टर की, क्या किसी का इलाज किया है कभी? थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। मैं जितनी कमेंट्री की है उसके मुकाबले इलाज कुछ भी नहीं किया, बहुत थोड़ा बहुत किया है। जी सर। तो सर ये, और एक सर एडवाइस जो मतलब लास्ट में जाते जाते आप जो युवा लड़के जो स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, मतलब क्या एडवाइस देना चाहेंगे? और एक खेल आपको जो सबसे ज़्यादा प्यारा है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, बायसनेस नहीं कह रहा कि आप क्रिकेट चुनिए,
ज्यादा आपको कौन सा सर फेवरेट लगता है? कमेंट्री करना बता दीजिए जिसमें ज्यादा अच्छी लगती है देखो, कमेंट्री करना। हॉकी दिल से मेरा रिश्ता है। मैं पंजाब में पला बड़ा हूँ, आप पंजाब में पले हो, बिल्कुल। तो पंजाबियों को हॉकी ना डीएनए में मिलती है। मेरे एरिया में फाजिलका में खेली नहीं जाती, बट इस खेल के साथ जो मेरा जो रिश्ता है वो कुछ अलग ही लेवल का है। मतलब डजंट मीन कि मैं कबड्डी से कम प्यार करता हूँ, क्रिकेट से, वॉलीबॉल से, रेसलिंग से कम प्यार, पर हॉकी के साथ वो माँ बेटे वाला एक रिश्ता बार है। फुटबॉल की भी की सर आपने 2006 में कमेंट्री। मैंने 2 फुटबॉल वर्ल्ड कप किए हैं, कभी सोचा नहीं था तो वो करूंगा। थोड़ी अलग होती है सर, मतलब थोड़ा मतलब उसमें क्योंकि बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस आपको करना पड़ता है फुटबॉल में तो। नहीं, उतना एनालिसिस तो हर गेम में है, पर मैं उसमें भी लीड कमेंटेटर हूँ, इसमें भी लीड कमेंटेटर हूँ, तो दोनों में मुझे बराबर मेहनत करनी है। एनालिसिस करना एक्सपर्ट कमेंटेटर को। 6 और 18 में स्वर्गीय नोवी कपाड़िया जी थे, दोनों वो मेरे साथी थे, तो एनालिसिस उनका काम है, मैं कहानी बता रहा हूँ, मैं गेम को चला रहा हूँ। हॉकी में भी वो मेरा काम है, क्रिकेट में भी वो मेरा काम है, कबड्डी में भी वो मेरा काम है। बिल्कुल। कोई सलाह सर जाते जाते बस जो मैंने बोला कि जो देखो, स्पोर्ट्स पर्सन्स को तो मैं सलाह नहीं दे सकता, ब्रॉडकास्टर्स को दे सकता हूँ, जो आपकी तरह एंकर बनना चाहते हैं, मेरी तरह कमेंटेटर बनना चाहते हैं। मेहनत करो अच्छे से, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई इसका विकल्प ही नहीं है। अब वो मेहनत कैसे करनी है, आपने गेम के बारे में जानना है, आपने स्टैट्स के बारे में जानना है, आपने प्लेयर्स के बारे में जानना है, आपने कमेंट्री को कैसे निखारा जाए, क्या अलग स्टाइल लाया जाए। हर किसी का अपना अपना तरीका है, पर मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। शॉर्टकट आपको इंस्टेंट फेम दिला सकता है, लेकिन वो स्थायी नहीं है, मेहनत स्थायी है। नंबर 2, ईमानदार रहो, प्लीज बी ऑनेस्ट विद योर वर्क। नंबर 3, एक चीज जो मेरे दिल के थोड़ी करीब है, जो मैं अभी भी अपने आप को बताता हूँ, सीखता हूँ, जिस भी लैंग्वेज में ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, हिंदी कर रहे हो, इंग्लिश करना चाहते हो, पंजाबी करना चाहते हो, इस तरह से बोलो कि लोगों को वो सुनने में ओरिजिनल लगे। ऐसा ना लगे कि यार ये इंग्लिश में सोच के हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा है, हिंदी में सोच के पंजाबी में ट्रांसलेट कर रहा है, पंजाबी में सोच के ही इंग्लिश में। बी ओरिजिनल एंड बी ओरिजिनल ब्रॉडकास्टर। अपने आदर्श बनाओ। मेरे हर्षा बोगले हैं, मनिंदर सिंह साहब बहुत मेरे फेवरेट हैं, संजय बनर्जी मेरे बड़े फेवरेट हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आप अपने लिए काम कर रहे हो, तो बी ओरिजिनल। लोग आपको याद करें तो ये कहें कि हमने किसी एक इंसान को सुना है, किसी की कॉपी को नहीं सुना। और मेहनत करो, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। ये एक छोटा सा बस मेरा सुझाव है, बाकी हर किसी का अपना अपना तरीका है। तो ये थे सुनील तनेजा सर, जिन्होंने कमेंट्री के हर एक पहलू को लेकर हॉकी, क्योंकि हॉकी की कमेंट्री इनको सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि हॉकी काफी समय से कर रहे हैं और खून में हॉकी बसी है। हालांकि ऐसी बात नहीं कि क्रिकेट को अच्छा नहीं समझते, क्रिकेट भी इनके बसा हुआ। आईपीएल की कमेंट्री भी करते हैं, डीपीएल में भी कर रहे हैं, और भी अदर स्पोर्ट्स हैं, फुटबॉल ले लीजिए, बैडमिंटन की बात कर लें, प्रो कबड्डी की बात कर लें। और सुझाव दिया है उन्होंने, जो यंग खिलाड़ी आना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, और अगर कमेंट्री करनी है, आपको कमेंटेटर बनना है, तो सर ने जो किया है, जिस तरीके से किया है, वो आप कर सकते हैं और आप तरक्की पा सकते हैं, कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और अगर आपके कोई सवाल है, अगर सर इन फ्यूचर हमारे साथ कभी जुड़ते हैं, अगर आप कोई सवाल देना चाहें सर के लिए, तो सर अगर कभी फ्यूचर में कभी आता है तो सर से सवालों का जवाब भी वो लेंगे। लेकिन आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।